बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है वो अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा जो चलाया गया, जो कि कश्मीर के पहलगाम में हमारे भारत के 26 मासूम लोगों को मार दिया गया था, उसके एवज में भारत सरकार ने भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के करीब 9 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें उनके 90 आतंकवादी मारे गए। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोगों का जो सफ़र रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेशली हम लोग जैसे बात करेंगे प्रक्षेपण यान यानी लॉन्च व्हीकल के बारे में। हमने कौन कौन सा लॉन्च व्हीकल बनाया, जैसे साउंडिंग रॉकेट, उसके बाद SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद हमने साथ साथ में LVM मार्क 3 नाम से बनाया, यानी क्रायोजेनिक इंजन सेलेस्ड GSLV बनाया ताकि भारी सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जा सके और साथ ही साथ अधिक दूरी तक। तो उसको बोलते हैं, यानी GSLV का जो एडवांस वर्जन है LVM मार्क 3। और साथ ही साथ जो बात चल रही है, जो सरकार प्लानिंग बना रही है एक और अपना रॉकेट लॉन्चर बनाने, प्रक्षेपण या लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए, उसका नाम है NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अभी इस पर अभी काम चल रहा है। और एक हमने सैटेलाइट और बनाया है छोटे सैटेलाइट को छोड़ने के लिए, ताकि हम लोग जैसे अफ्रीका वगैरह जो छोटे देश वगैरह हैं या मलेशिया, इंडोनेशिया, ये लोग भी हमारे सैटेलाइट हमसे छोड़वाते हैं। तो हम कम खर्चे में एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं ताकि उनका भी कम पैसे में हम सैटेलाइट छोड़ सके। उसके लिए हम बना रहे हैं SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान हम बना रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे पास एक और जो है सिंगल स्टेज वाला रॉकेट बना रहे हैं हम लोग, उसका नाम है RLV हमारे पास RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसके बारे में बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में। और साथ ही साथ हम लोग इसमें जो बात करेंगे अपने सैटेलाइट के बारे में, जैसे सैटेलाइट में जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा बात करेंगे नेविगेशन सिस्टम के सैटेलाइट क्या होता है, जैसे GPS से हम लोग लोकेशन वगैरह देखकर और किसी के घर वगैरह या डिलीवरी बॉय वगैरह जो पहुंच जाते हैं GPS वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे वेदर सैटेलाइट के बारे में, वो क्या होता है। फिर साथ ही साथ एक चीज और हम लोग देखेंगे, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में, कि हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी कहाँ तक आगे बढ़ा, कहाँ तक डेवलप किया। जैसे अभी देखिए पाकिस्तान से जो अभी हाल ही में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें जो रक्षा प्रौद्योगिकी में जो हमने जो मिसाइल का प्रयोग किया, उसमें जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बाद साथ साथ हमने क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जैसे ब्रह्मोस वगैरह, और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे पृथ्वी अग्नि वगैरह हो गया। और साथ ही साथ हमने ड्रोन का भी इस्तेमाल पाकिस्तान ने जो किया था, अब ड्रोन का भी देखिए इस्तेमाल बढ़ चुका है। तो इसी एवज में अब हम लोग भी अपना ड्रोन बना रहे हैं, उसका ड्रोन बना रहे हैं। है भी हमारे पास जैसे पक्षी नाम से है, निशांत नाम से है, रुस्तम नाम से है, घातक नाम से है, और स्काई स्ट्राइकर जो इजराइल की तरफ से हमें प्रोवाइड कराया गया वो है हमारे पास। और साथ ही साथ अभी हमने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक योजना बनाई है भार्गवास्त्र नाम से। उसमें हम लोग एंटी काउंटर ड्रोन सिस्टम बना रहे हैं, ताकि ये जो दुश्मन देश से जो ड्रोन आ रहे हैं उसको मिसाइल ना मारे, बल्कि जाके ड्रोन खुद मारे, क्योंकि मिसाइल का बनाने का खर्च काफ़ी महंगा आता है, तो ड्रोन ही उसको नष्ट कर दे। तो एंटी काउंटर ड्रोन सिस्टम पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो और साथ ही साथ मैं अपने टॉपिक में ये बताऊंगा कुछ इंडेक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखिए, कश्मीर के जो पहलगाम में जो 26 मासूम लोगों को आतंकवादी घुसकर मार दिए थे, उसके एवज में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने आतंकवादियों को 9 ठिकानों को हमने नेस्तो नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, जिसमें 90 आतंकवादी मारे गए। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, ये घटना 7 तारीख की रात की। 7 तारीख की रात की यानी 7 तारीख को हमने दिन में क्या मॉक ड्रिल स्टार्ट किया था। मॉक ड्रिल ये होता है, मॉक ड्रिल की मतलब कि युद्ध से पहले उसकी तैयारी करना, जैसे कि या वहाँ के युद्ध से पहले उसकी तैयारी करना, मतलब कि
सतर्क हो जाए, अलर्ट हो जाए। फिर हमारी जनता, भारत जो जिस देश की जनता है, जैसे भारत की जनता, वो भी अलर्ट हो जाए। अगर मिसाइल वगैरह कहीं से अटैक हुआ तो आप बंकर वगैरह में कहाँ छिपेंगे, कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे, कैसे राहत सुविधा पहुंचाई जाएगी, ये तमाम चीज़ें मॉक ड्रिल में की जाती हैं। तो फिर उसी 7 तारीख की रात में हमने पाकिस्तान पे अटैक किया। फिर साथ साथ पाकिस्तान ने भी बदले में हमारे पर अटैक किया, फिर अटैक किया। तो उसमें बेसिकली जो अटैक हुआ, हमने उनके करीब 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। फिर बदले में उसने भी भारत के कई क्षेत्रों पर अटैक किया, करीब सुनने में आया 26 क्षेत्रों पर अटैक किया। हालांकि लगभग हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हमें नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये एक बात, युद्ध होने से जो एक बात ये पता चली कि किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सर, अब हमने ये देखा कि इस जो लड़ाई हुई, जो जंग हुई, इसमें क्या हुआ कि अधिकांश देश जो थे वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, जबकि पाकिस्तान लगभग, ये हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पोषित करता है, आतंकवादियों को फंडिंग करता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ कई देश उसका साथ दिए, वो भी खुला समर्थन। जैसे तुर्की ने दिया, उसे अपना ड्रोन वगैरह दिया, खुल का समर्थन। अजरबैजान ने दिया, उसके बाद चाइना ने दिया, चाइना ने अपना PL-15 रॉकेट दिया, HQ एंटी एयर डिफेंस सिस्टम दिया, HQ-9 एंटी ड्रोन सिस्टम वगैरह दिया। लेकिन अब यहाँ पर जो देखा गया, इसमें स्पेशली हमारी फॉरेन पॉलिसी जो में थोड़ी सी कमी, जो मुझे देखने में आई, कमी नजर आई। हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं था। ये तो जो हमारी डिप्लोमेसी थी, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हो या विदेश सचिव विक्रम मिश्री हो, ये लोग जो, आप लोग जो बहुत मतलब बात कह रहे थे कि नहीं हमारे साहब, हमारे विदेशों से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इनमें काफ़ी कमी नज़र आई। और साथ ही साथ बल्कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान के, जैसा कि सभी लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े थे, बल्कि OIC और इस्लामिक संगठन जो OIC है, उसने भी ये अपना फरमान जारी किया। उसने भी ये कहा है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ उसका भारत प्रूफ दे। तो अब हमें आगे जो अपने में ये देखना है कि आगे हमें ये कैसे सुधार करना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हो, जो विदेश जाते थे, वो भी ये कहते हैं हमारे देश सारा विश्व खड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखा गया रसा जो हमारा परम मित्र, वो भी न्यूट्रल बना रहा, अमेरिका भी न्यूट्रल बना रहा, हमारे साथ नहीं आए। हमें ये अच्छा नहीं लगा। तो आगे हमें क्या करना है, आगे के लिए हमें कैसे अपने डिप्लोमेसी को लेकर चलनी है, उसके बारे में हमें अब इस पर सोच विचार करना होगा। और साथ ही साथ ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा डिफेंस सिस्टम काफ़ी अच्छा रहा, जिसने करारा जवाब दिया। और दूसरी बात, एक बात ये भी सामने शामिल आई, जब ये गोल्डन पीरियड था, सेना लगभग हमारे एडवांटेज हासिल कर चुकी थी, तो फिर हमें बीच में ये जंग नहीं रुकवाना चाहिए था। अगर हमारी कोशिश ये हो रही है, हमें POK, जो हम इतने दिन से ऐलान करते हैं, हमें POK ले लेना चाहिए था, तो POK बल्कि ले लेना चाहिए था, जिससे पाकिस्तान सबक सीखता, पाकिस्तान झुकता। लेकिन अगर जो हम हट गए, ये बहुत बड़ा, मेरे को जो लगता है, ये थोड़ा सा हमारी कमी थी, क्योंकि हमारे सेना का हौसला, हमारे नागरिकों का हौसला बहुत बुलंद था। लेकिन सरकार ने जो यहाँ पे स्टेप लिया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेना को और मौका देना चाहिए था। और इंशाअल्लाह उम्मीद थी कि POK हमारे हाथ में होता, जिससे पाकिस्तान झुक जाता। लेकिन फिर इस मध्यस्थता, जो लड़ाई की बात है कि लड़ाई उसने खामोश बंद कराया, तो फिर अमेरिका इस लड़ाई को बंद कराने में, जो मध्यस्थता कराने में ये बात हुई कि इस लड़ाई को बंद कराने में किसका योगदान बताया गया, अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप ने, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स पे, या वहाँ के राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस वगैरह, ये मार्को रूबियो, फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ के, उन्होंने एक्स पर लिख के कहा कि हम दोनों देशों के DGMO स्तर की लेवल की बात कराकर, DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, दोनों देशों के DGMO से बात कराकर हम ये जंग बातचीत से मैंने शांत करा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बात कहा। अब मैंने दोनों दोस्त को धमकी दी, व्यापार की अगर युद्ध करना है तो मेरे साथ ट्रेड, आप व्यापार नहीं करेंगे। तो अब ये क्या शिमला समझौता जो 1972 में जो हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, क्या इस शिमला समझौता का मतलब ये वायलेशन नहीं हुआ? शिमला समझौता में ये कहा गया था, दोनों देशों के बीच अगर कोई भी विवाद होता है या POK के जो मसला है, उसका जो बातचीत होगा वो बायलैटरल होगा, यानी दोनों देश जो आपसी बातचीत से किसी भी विवाद को खत्म करेंगे। तो बीच में ये अमेरिका का हस्तक्षेप, ये दरअसल हमारे सोवरेनिटी के खिलाफ है, संप्रभुता के खिलाफ है। हमारे देश के इंटरनल मैटर में कोई तीसरा देश क्यों हस्तक्षेप करेगा? ये तो सरासर हमारे सोवरेनिटी के खिलाफ है। इस पे हमें काम करना होगा। और साथ ही साथ
और अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि भारत और पाकिस्तान ग्रेट नेशन है। पाकिस्तान ग्रेट कैसे नेशन हो गया, जिसे FATA के अंदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक संगठन है जो आतंकवादियों को जो प्रेषित करती है, जो देश उसको उस लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाली थी उसने। तो जब उसको ग्रे लिस्ट में इससे पहले डाला गया था, हालांकि बाद में उस लिस्ट से बाहर आ गया था, तो उस लिस्ट में डाला गया था, फिर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी काम नहीं आई। उसके बाद इसी युद्ध के दौरान उसे IMF ने भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी करीब $1 बिलियन दे दिया। बल्कि हमारे देश के लोग कहते रह गए नहीं ये इन्हें मत दीजिए, ये टेरर फंडिंग वगैरह करते हैं, लेकिन फिर भी इनको दिया गया। तो ये चीजें, इन चीज़ों पर हमें काम करना होगा। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी बहुत अच्छी बनानी होगी, क्योंकि अगर किसी भी युद्ध देश के साथ जंग होता है तो उसके साथ समझ लीजिए एक पार्टनर देश, उसका एक मित्र देश, कम से कम मित्र देश होना चाहिए, तब जाके आप जंग जीत पाओगे। आज देख लीजिए पूरे विश्व में अगर चाइना जो कोल्ड वार चला, कोल्ड वार के दौरान जो 1945 से 90 तक किसके सोवियत यूनियन यानी रसिया और अमेरिका के बीच जो कोल्ड वार चला 1945 से 90 के बीच, उसमें क्या था, दुनिया दो देशों में बट गई थी। तो पश्चिमी देश किसके साथ थे, यूरोप वगैरह, फ्रांस वगैरह, ये सब अमेरिका के साथ खड़े थे। रसिया के साथ भी देखिए पोलैंड वगैरह खड़े थे, चाइना वगैरह खड़े थे। तो युद्ध हमेशा समझ लीजिए जो होता है, युद्ध के समय समझ लीजिए कि आपका कोई ना कोई मित्र देश होना चाहिए जो आपका साथ दे। और लड़ाई कोल्ड वार किस बात का था, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई थी उसमें भी। और उसके बाद साथ ये भी देखिए कि अमेरिका जिस भी जंग में उतरता है, चाहे इराक में उतरा, इराक में मारा, तो वहां पे भी देखिए ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ने इसका साथ दिया। तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसे बनानी है कि हमारा अगर किसी के साथ युद्ध हो रहा है तो हमारे साथ कोई देश खड़ा हो। हमने क्वाड जैसे देश से भी, क्वाड जो संगठन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत का, हमें ये एशिया का ये क्या कहा जाता है, नाटो कहा जाता है, एशिया का नाटो। अब बताइए एशिया का नाटो जो क्वाड संगठन है, उसके किसी चाहे अमेरिका ने, चाहे ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने, उसने भी कुछ नहीं बोला। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे हमें मेहनत करने की जरूरत है। और साथ ही साथ चलिए अब मैं बात करता हूँ अपने दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक मेरा है, जो मैंने जैसा कि मैंने बताया था, दूसरा टॉपिक मेरा ये है, ये स्पेस टेक्नोलॉजी में। देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी में जो हम आगे बढ़े हैं, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो शुरुआत थी 1945 में, हमने क्या किया स्पेस टेक्नोलॉजी में। और साथ ही साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की भी बात कर लेते हैं। तो 1945 में जो नेहरू जी थे, उन्होंने, भारत देश के पास उतना पैसा नहीं था क्योंकि अंग्रेज थे, अंग्रेज हमारा सारा पैसा लूट के लेके चले गए थे या जा रहे थे। तो हमने देखा कि भाई भारत काफी कमजोर हो जाएगा, फिर कहीं ब्रिटेन दोबारा हम अटैक करके हमला न कर ले। ये मालूम हो गया था कि अब अंग्रेज चले जाएंगे 1945 में। तो पंडित नेहरू जी ने टाटा जी से, JRD टाटा जी से कहा कि टाटा जी, हमारे देश के पास, भारत के पास उतने पैसे नहीं, लेकिन आप अमीर हो, आपके पास पैसे हैं, आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए यानी परमाणु हथियार के लिए कोई एजेंसी बनाइए। तो JRD टाटा ने देश के हित के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए। उसमें 1945 में, फिर उसके बाद 1945 के बाद 48 में हमने क्या बनाया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया, परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया, उसके अध्यक्ष हमने जहांगीर भाभा जी को बनाया। फिर 1954 में हमने क्या बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया। अब इन सब में साथ ही साथ ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए, और साथ ही साथ हमने स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हमने बात किया विक्रम साराभाई जी से। तो पंडित नेहरू जी ने, तो विक्रम साराभाई भी भाई गुजरात के अहमदाबाद के थे, बहुत अमीर व्यक्ति थे ये। तो इनसे कहे नेहरू जी भाई आप भी कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए करिए। तो इन्होंने भी एक PRL नामक संस्था खोली, यानी फिजिकल रिसर्च लैब स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। इसमें भी जो वैज्ञानिक वगैरह थे, तो वैज्ञानिक में ये फ्री में काम करते थे, चाहे इसमें भी जहांगीर भाभा इसमें भी काम करते थे, विक्रम साराभाई, और भी चाहे CV रमन साहब हो। तो सब लोग मतलब एक तरीके से जितने भी वैज्ञानिक थे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए भी काम करते थे और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए भी काम करते थे, क्योंकि देश को डेवलप करना था, देश को आगे बढ़ाना था, और फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते थे लोग। तो फिर वहां से हमारा सफर शुरू हुआ। फिर बाद में जो PRL बना, इसी को PRL को फिर गवर्नमेंट कुछ अनऑफिशियल सपोर्ट से ये संस्था बनी, इनकोस्पार, इसको क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। 1962 में ये बनी। 1962 में फिर इसी संस्था को और रीडेवलप करके फिर हमने 1969 में क्या बनाया, इसी संस्था को हमने नाम दिया इसरो।
फिर हमारा इसरो बना, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़े और हमारी संस्था बनी इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही साथ फिर हमने 1972 में क्या बनाया, और 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग, और उसके बाद स्पेस कमीशन बनाया यानी अंतरिक्ष आयोग बनाया। और जो आयोग का काम होता है, स्पेस कमीशन का जो काम होता है, वो उसका काम होता है नीति बनाना, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग का काम क्या होता है, प्रोग्राम बनाना, जो नीति बन गई उस पर प्रोग्राम बनाना। और इसरो यानी संस्था जो इसरो, इसका काम होता है प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना। यही है। तो हमारा सफर देखिए कैसे शुरू हुआ। फिर हमें एक चाहिए था, हम प्रक्षेपण यान जो अपना लॉन्च व्हीकल बना रहे थे, प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल, उसके लिए हमें एक जगह, माकूल जगह चाहिए था जो कि इक्वेटर के निकट हो, क्योंकि इक्वेटर के निकट आसपास में वो क्या होता है, जो इक्वेटर के निकट रहेगा तो जो गुरुत्व ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम रहता है। तो हमने केरल में एक जगह देखी, केरल के तुम्बा में, लेकिन वहाँ पे चर्च था। तो हम चर्च के मालिक से बात किए हैं, पंडित नेहरू साहब ने। पंडित नेहरू साहब उसके बाद चाहे जो भी बने, पंडित नेहरू के बाद चाहे हमारे ये बने इंदिरा गांधी जी हैं, मोरारजी देसाई वगैरह, तो उन्होंने अपनी जमीन दान दी। हाँ, स्पेशली पंडित नेहरू जी, सॉरी 1963 पंडित नेहरू जी ने बात की चर्च के पादरी से। चर्च के पादरी, वहाँ पे चर्च था, चर्च के पादरी ने अपनी पूरी चर्च दान दे दी देश के हित में। उन्हें दान है। तो वहाँ पे हमने जो केरल के तुम्बा में जाता जो चर्च था, वहाँ पे हमने अपना लॉन्चिंग पैड बनाया टेरल्स नाम से, यानी तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन हमने बनाया, क्योंकि रॉकेट को वहां से मतलब अंतरिक्ष में भेजने के लिए। तो अब देखिए, देश को आगे बढ़ाने में नेहरू जी का, या जितने भी जो साइंटिस्ट थे, या स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हो, चाहे गांधी जी रहे हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे हो, जाकिर हुसैन साहब रहे हो, ब्रिगेडियर उस्मान, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था देश को। तब जाके आज हम लोग देश तरक्की, तब आज हम लोग आगे बढ़े हैं, ताकि आज देखिए, हमें पाकिस्तान को भी हमने करारा जवाब दिया, और उसके साथ हम पाकिस्तान के साथ ही जंग नहीं कर रहे थे, बल्कि अब धीरे धीरे चाइना भी इंटर कर रहा था। हमने उसका भी एक तरीके से जवाब दिया, और साथ ही साथ हमने सीखा कि भविष्य में हमें कहाँ पे कैसे मेहनत करना है, ये चीज़ हमने सीखा। तो वहाँ पे वो बना, लॉन्चिंग पैड बना। फिर बाद में 1977 में, मतलब बाद में फिर हमने यहाँ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के में हमने सतीश धवन लॉन्चिंग स्टेशन बनाया, जो कि अब वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, साउंडिंग रॉकेट बनाया। साउंडिंग रॉकेट क्या था, ये साउंडिंग 2 स्टेज का ये रॉकेट था। फिर उसमें हम अब साउंडिंग रॉकेट के बाद हमने क्या बनाया, SLV बनाया। ये कितने स्टेज का था, 4 स्टेज का रॉकेट था, यानी 4 स्टेज में, चारों स्टेज में सॉलिड फ्यूल इसमें लगते हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या बताया, ASLV, उससे और एडवांस में हमने क्या बनाया, रॉकेट अपना प्रक्षेपण यान ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 5 चढ़ का सैटेलाइट था, यानी 5 स्टेज में सॉलिड फ्यूल लगते हैं। फिर उसके बाद हमने उससे और एडवांस में बनाया PSLV, जिसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे इसरो का हॉर्स कहा जाता है। इसी से यानी PSLV से ही हम करीब 22 करोड़ किलोमीटर तक गए मंगलयान पे, यानी मंगलयान पे 2013-14 के आसपास। और साथ ही साथ इसी PSLV से हम 2008 में चंद्रमा में भी गए थे। ये PSLV की देन थी, PSLV की ही देन थी कि हम लोग गए वहां तक। फिर उसके बाद फिर हमने उससे और एडवांस में हमने GSLV बनाया, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसमें भाई उसको और एडवांस करने के लिए GSLV 3 मार्क 3 बनाया। उसको शॉर्ट में LVM बोलते हैं, LVM मार्क 3 बोलते हैं। GSLV मार्क 3 को LVM मार्क 3 बोलते हैं। ये क्या करता है, ये बेसिकली ये GSLV जो क्रायोजेनिक फ्यूल पे, क्रायोजेनिक इंजन पे काम करता है। इसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन स्वयं है, जो कि क्या करता है, भारी सैटेलाइट को, अंतरिक्ष में भारी सैटेलाइट को ले जाता है और काफी दूरी तक ले जाएगा। ये हमारा GSLV। उसके बाद फिर हमने क्या बनाया, भाई हमारे जब डिमांड बढ़ने लगा, मार्केट में लोग जानने लगे, तो और देश भी बोले भाई हमारा सैटेलाइट छोड़ दो PSLV वगैरह से, जिसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा हम लेना पड़ रहा था, जिससे थोड़ा दूर वो देश उसका मतलब सैटेलाइट में किसी और देश के पास, अमेरिका वगैरह के पास, चाइना के पास न जाए। तो हमने एक और सैटेलाइट प्रक्षेपण यान विकसित किया, उसका नाम हमने दिया SLV, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कम खर्चे में हम दूसरे देशों को सैटेलाइट को छोड़ देते हैं। और जानते हैं PSLV ने एक काम और किया था, चंद्रमा, ये
हमने करीब 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। उसमें हमारे देश का भी था और दूसरे देशों का भी था। ये हमारा इसरो का एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है। लेकिन बाद में 2021 में एलन मस्क की स्पेस एक्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो 104 से अधिक सैटेलाइट उसने अंतरिक्ष में ले गई स्पेस एक्स। तो इसी वजह से इसको PSLV को क्या बोला जाता है, इसरो का हॉर्स कहा जाता है। फिर हमने एक और बनाया सैटेलाइट RLV सिंगल चरण का। उसमें क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कह सकते हैं, पुनः प्रयोग और प्रक्षेपण यान का पुनः प्रयोग प्रक्षेपण यान कह सकते हैं। ये क्या करता है, मतलब कि अंतरिक्ष में जाने के बाद जैसे सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट अंतरिक्ष में जो रॉकेट जाता है छोड़ने के बाद सैटेलाइट लगभग खत्म हो जाती है सैटेलाइट को छोड़ने के बाद, पेलोड को छोड़ने के बाद। लेकिन रीयूजेबल सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाएगा, सैटेलाइट को छोड़ेगा, फिर वो सैटेलाइट फिर वो रॉकेट फिर पृथ्वी के नीचे आ जाएगा, वायुमंडल के नीचे, वायुमंडल को पार करते जब दोबारा वायुमंडल में आता है तो तापमान करीब हो जाता है घर्षण के 5000। लेकिन तब हम क्या करते हैं, उस पर 5000 पता अंदर के सामान या जो जले ना, तो हम उस पर क्या करते हैं, TPS यानी TPS की पेंटिंग करते हैं। TPS वो सब थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम लगाते हैं। TPS यानी थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सेरेमिक टाइल्स की पेंटिंग करते हैं। लेकिन सेरेमिक टाइल्स क्या भारी होता है, तो हम उसके जगह क्या कहते हैं, कार्बन मिक्सर की पुताई करते हैं। कार्बन मिक्सर कंपोजिट की पुताई करते हैं, वो हल्का होता है, जो वो क्या होता है, तापमान को सह लेता है, इससे अंदर की वस्तुएं या सामान नहीं जलती है और अंदर का तापमान जो रहेगा 40 डिग्री ही रहेगा। तो हमने बहुत अच्छा काम किया स्पेस टेक्नोलॉजी में। और साथ ही साथ जो स्पेस मिशन के लिए जो सबसे पहला स्पेस मिशन जो अंतरिक्ष में गया था, वो रसिया, जो कोल्ड वार के दौरान जो रसिया ने भेजा था 1957 में लेके अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था 1957 में। उसके बाद फिर 1957 में किस नाम से था, स्पुतनिक 1 नाम से सबसे पहली बार स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए जो अपना अंतरिक्ष मिशन जो भेजा था, किसने भेजा था, रशिया ने 1957 में स्पुतनिक 1 नाम से। फिर उसके बाद 1958 में अमेरिका ने एक्सप्लोरर 1 नाम से भेजा था। लेकिन उसके बाद 1961 में पहली बार किसी व्यक्ति को, यूरी गैगरिन नामक व्यक्ति को रसिया ने अंतरिक्ष में भेजा। अंतरिक्ष में ये पहली बार ऐसा हुआ था। उसके बाद फिर 1969 में अपोलो 11 मिशन में 1969 अपोलो 11 मिशन में अमेरिका ने चंद्रमा की सतह पर 3 व्यक्तियों को चंद्रमा पर और व्यक्तियों को भेजा, उसमें जिसमें 3 व्यक्ति थे। तो पहले व्यक्ति का नाम आप जानते होंगे, जो जनरल नॉलेज में पूछा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे व्यक्ति जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले, यह पहला व्यक्ति था। फिर उसी के पीछे उस रॉकेट में 3 लोग थे। फिर उसमें जो दूसरा व्यक्ति का नाम था बस एल्ड्रिन था। फिर दूसरे नंबर पे वो चंद्रमा की धरती पर उतरा। और तीसरा जो व्यक्ति था उसका नाम माइकल कोलिन था। वो सतह पर नहीं उतरा, वो रॉकेट के अंदर ही रह गया था। तो आई होप ये बात आप जानते होंगे, ये जनरल नॉलेज में पूछी जाती है। तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन, मतलब सबसे बेहतरीन, सबसे आधुनिक युग कहा जाता है, युग की शुरुआत कही गई 1969 का जो अपोलो 11 मिशन था। और साथ ही साथ फिर उसके बाद हमने भी जो अपना स्पेस मिशन भेजा, लूनर मिशन भेजा चंद्रमा पे। 2008 में हम पहली बार चंद्रमा पे गए तो साथ ही साथ हमने चंद्रमा पे जाकर ये पता लगाया कि नहीं वहाँ पे जल की संभावना है, वहाँ पे हमें जल के अणु मिले। हमें कौन ले गया था, PSLV ले गया था। PSLV के रॉकेट के माध्यम से हम गए थे, लेकिन वहाँ कोई ह्यूमन रोबोट्स वगैरह के माध्यम से गए थे हम। उसके बाद फिर 2019 में हम लोग गए, हालांकि वो क्रैश हो गया, हार्ड लैंडिंग हो गई थी, क्रैश हो गया, वो सफल नहीं पाया। फिर 2023 में हमने फिर लॉन्च किया 2023 में, हालांकि 2023 में हम सक्सेस हुए और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले हम पहले देश बन गए हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले हम पहले देश बने। और फिर उसके बाद साथ ही साथ हमने 2014 में क्या किया, हम मार्स पे गए, मंगल ग्रह पे गए। हमने ये मंगल ग्रह पे करीब हमारा PSLV ले गया था, करीब 22 करोड़ किलोमीटर, सोचिए इतना दूर, तभी इसे इसरो का हॉर्स कहा गया। तो वहाँ पे हमने ये देखा कि वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वहाँ के वायुमंडल में करीब 90% कार्बन है। तो 90% कार्बन है, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में करीब 78% क्या है, नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है।
तो लेकिन जब पृथ्वी में हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्मी बढ़ रही है एक तरीके से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़े जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, जहाँ सूखे जैसी स्थिति बन रही है। लेकिन क्योंकि कार्बन की मात्रा बढ़, जैसे गाड़ी का धुआं, इंडस्ट्री का धुआं वगैरह ये सब चीजें निकल रही है, इसी वजह से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ आ रहे हैं। हर घर में सोलर पैनल वगैरह लग रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, समझ रहे हैं ना, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्री का जो धुआं निकल रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। फिर भी हमारे जो वायुमंडल है 78% नाइट्रोजन है, तो अब इतना 78% नाइट्रोजन है, तो फिर ये भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गए, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। एक ये देखिए ग्लेशियर यहाँ पे पिघल रहे हैं, जबकि आप यहीं पे मंगल ग्रह पे देखेंगे, वहां के एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में 90% कार्बन है। 90% कार्बन होने के बावजूद वहां का ग्लेशियर क्यों नहीं पिघल रहा है, ये है ना। तो इस पे इसरो रिसर्च कर रही है, इस चीज पे। अब बात करते हैं हम लोग चंद्रमा पर भी, उसके बाद फिर हमारा एक मिशन और गया था, 2023 में गया था, सौर्य मिशन, उसको आदित्य L1 नाम दिया था हमने 2023 में। उसमें हमने ये देखा, पाया रिसर्च में, जो हमने लैग्रेंजियन, उसमें कुल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5। तो जो सोलर मिशन था, सोलर मिशन सूर्य आदित्य L1 नाम से, उसमें हमने ये देखा जो सूर्य का कोर है यानी क्रोमोस्फेयर है, उसमें वहां पे जो कोर यानी क्रोमोस्फेयर में उष्मा बनती है, लेकिन वहां का तापमान कितना है, 6000 केल्विन। लेकिन वही जहां से उष्मा बनती है, फिर उष्मा बनने के बाद कोरोना में आती है, जब कोरोना में, तो वहां पे का तापमान जो हो जा रहा है, वहां का 6000 से करीब 2 लाख केल्विन हो जा रहा है, 2 लाख केल्विन हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब वो 2 लाख केल्विन हो जा रहा है, जहाँ पे बन नहीं रहा है कोरोना में, और जब वहां पे ट्रेवल कोर से आके क्रोमोस्फेयर से ट्रेवल करके यहाँ तक, तो एनर्जी भी तो लॉस हो जाए, तो वहां का टेम्परेचर इतना 2 लाख केल्विन कैसे हो जा रहा है। तो इस पे हमारी रिसर्च चल रहा है। इस पे आप लोग भी इस चीज पे गौर करिएगा जो मैंने पॉइंट बताया है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत हार्ड है, इसको समझने की जरूरत है। कभी जब नहीं समझेंगे तो फिर कैसे मतलब कि आगे आप बढ़ेंगे या कैसे किसी देश को टक्कर देंगे, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। इसी से मेरा बच्चों से या किसी से भी ये ध्यान है कि आप पढ़ाई लिखाई की चीजों से एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानें, जिससे अगर दूसरा देश अटैक करता है या आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो जब ये सब चीज मालूम नहीं रहेगी आपको, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। इसी वजह से आप गलत न्यूज वगैरह न देखा करें, इस पर ज्यादा से ज्यादा आप इंफॉर्मेशन, अच्छी से अच्छी नॉलेज लिया करें। इन सबसे कुछ होता नहीं है, जो मीडिया में जो गलत न्यूज़ परोसे जाते हैं, इन सबसे कुछ होने वाला है नहीं। और उसके बाद फिर अब हम लोग बात करते हैं साथ साथ अपने सैटेलाइट के बारे में। तो सैटेलाइट के बारे में जो मैंने बताया, जो हमारा जो पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तीसरा मैंने बताया था कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बाद नेविगेशन सैटेलाइट, और चौथा मैंने बताया था वेदर सैटेलाइट। तो चलिए बात करते हैं हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में। देखिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेसिकली ये होता है कि ये इसको हम लोग अंतरिक्ष में, यानी एक तरीके से आयन मंडल में, हमारे आसमान के 7 लेयर है, अरे 5 या 6 लेयर है, सॉरी, सुन लीजिए, आप लोग आप काउंट कर लीजिएगा। पहला क्षोभ मंडल, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर 0 से 20 किलोमीटर तक। फिर दूसरा क्या होता है, समतापमंडल, यानी इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, यानी 20 से 50 किलोमीटर। फिर उसके बाद 50 से 85 किलोमीटर के बीच में होता है मध्य मंडल, यानी मेसोस्फेयर के बाद क्या आता है, आयन मंडल आता है, जिसको हम लोग थर्मोस्फेयर बोलते हैं। आयन मंडल यानी 85 से लेकर 690 तक। आयन मंडल यानी थर्मोस्फेयर, जहां हमारा सैटेलाइट रहता है। और उसके बाद आयन मंडल के बाद आता है बहिर्मंडल, यानी 690 से कर 1000 या 2000 किलोमीटर तक बहिर्मंडल, इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। या अंतिम है ये। तो अब जो हमारा जो हवाई जहाज वगैरह होता है, वो जो वायुमंडल के पहले लेयर आसमान से नहीं उड़ता है, यानी क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर से। क्योंकि यहाँ से अगर आसमान उड़ेगा तो यहाँ पे जैसे बारिश वगैरह हो रही, बिजली पता चला जहाज पे टकराएगी, बिजली लगेगी तो जहाज जल जाएगा, जहाज के यात्री मर जाएंगे। इसी वजह से हमारा बारिश या बादल जो फटते हैं वो पहले वाले में ही क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में ही फटते हैं, या बिजली गर्जना बारिश होती है तो हम लोग अपना जहाज वगैरह प्लेन लेकर जाते हैं वो आसमान के दूसरे लेयर से, यानी क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है, समताप मंडल से लेके जाते हैं, यानी स्ट्रेटोस्फेयर से लेके जाते हैं।
स्ट्रेटोस्फीयर से लेगा, जिससे वहाँ पे बारिश वगैरह का ऐसा कोई बात नहीं रहता, इसे जिससे कि हमारा प्लेन में कोई ऐसी दुर्घटना जैसी बात ना हो। और इसी में हमारा ओजोन लेयर भी है, ओजोन लेयर भी है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो हमने अपने सैटेलाइट को हम कहाँ करते हैं, आयन मंडल में प्रक्षेपित करते हैं। आयन मंडल यानी आयन मंडल को इंग्लिश में क्या बोला, थर्मोस्फीयर में। ये कहाँ से कहाँ था, 85 किलोमीटर से मैंने बताया 690 किलोमीटर के बीच में है ये। तो अब हमारा रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है, वो हम उसको आयन मंडल में प्रक्षेपित छोड़ देते हैं, वहाँ पे अपना रहता है वो ये सैटेलाइट। तो वहाँ से क्या करता है, ये क्या करता है, पृथ्वी पे जो भी चीजें घटनाएं हो रही, जो भी चीजें हो रही है, उसका इमेज खींचकर और भेजता है ये पृथ्वी के केंद्र पर जो 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 सेंटर बनाया गया, उसका इमेज फोटो खींचकर हमारे वैज्ञानिकों को भेजता है, हमारे एक्सपर्ट को भेजता है, जिससे हमारे एक्सपर्ट वगैरह देखते हैं, जांच कर देखते हैं। जैसे कि रिमोट सैटेलाइट से हमने इसका सैन्य अभ्यास में भी इसका यूज ले रहे हैं। जैसे कारगिल वार 1999 में हुआ था, तो अभी तक हम सेना में इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, फिर बाद में हमने सेना में भी इसका, नागरिक इस्तेमाल करते थे, सेना में भी इस्तेमाल करने लगे 1999 कारगिल वार के बाद। और उसके बाद हमारे पास जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, वो हमारे पास निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, जो कि सिर्फ दिन में यानी सूर्य के प्रकाश में काम, सूर्य के रोशनी में काम करता है। खराब मौसम हो जाने पे वैसे भी नहीं काम करता, बारिश में काम नहीं करता। तो हम जो 26 नवंबर 2008 में जो मुंबई पे अजमल कसाब द्वारा जो अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने जो करवाया था, 26/11 अटैक बोलते हैं, 26/11/2008 में हुआ था। उसमें क्या हुआ था, उसमें बेसिकली ये हुआ था कि जो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर एक बड़ा वाला शिप जहाज वो चल रहा था, लेकिन भारत के एंटी डायरेक्शन में था, भारत की तरफ नहीं आ रहा था, एंटी डायरेक्शन में चल रहा था। हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ने उसे देखा था, लेकिन क्या हुआ कि उसमें हर बड़ी जहाज में एक छोटी जहाज भी होती है, तो रात के, लेकिन हमारा सैटेलाइट वो भी जानते थे इनके पास निष्क्रिय टाइप में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, तो ये इमेज नहीं ले पाएंगे। तो रात के वक्त क्या हुआ, रात में हमारा सैटेलाइट काम नहीं करता, तो रात के वक्त उसमें से छोटी जहाज निकली, उसमें अजमल कसाब वगैरह और भी आतंकवादी उसमें बैठ के फिर भारत के क्षेत्र पर समुद्र के रास्ते भारत में दाखिल हो गए, मुंबई पोर्ट से दाखिल हुए, फिर आके जो घटना किया आप सभी जानते हैं, उससे अवगत हो। तो फिर हमें इस बात का हमें फिर एहसास हुआ कि हमारे पास फिर ऐसा सैटेलाइट हो जो दिन सूर्य के प्रकाश की रोशनी में काम करे, यानी दिन में भी काम करे, जैसे रात में भी काम करे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक रीसेट 2 नाम से अपना एक सैटेलाइट डेवलप किया, जो हुआ कि 2012 में डेवलप हुआ। लेकिन उससे पहले भी हमें जरूरत थी, 2008 में घटना हुआ, तो हमने रीसेट 01 नाम से इजराइल से हमने एक टेक्नोलॉजी खरीदी, उसका नाम है SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये सैटेलाइट के अंदर लगा देंगे, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के अंदर लगा देंगे, तो अब ये क्या करेगा, रात में भी काम करेगा, रात में भी वर्क करेगा। तो हमने इजराइल से लिया, फिर उसका देखकर हमने फिर अपना खुद का 2012 बनाया। अब क्या है, अब हमारे पास एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो गया, जो दिन में भी काम करता है, बारिश में भी काम करता है, रात में भी काम करेगा। अब ये हमेशा काम करता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अभी हाल ही में हमने एक और सैटेलाइट छोड़ा है, जो भी पाकिस्तान और इंडिया के वार अभी 2000 पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, उसमें हमने एक और अभी 2025 में EOS 9 नाम से एक और सैटेलाइट छोड़ा है। उसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसको रीसेट 1 भी बोलते हैं। वो किस लिए, ये मतलब कि भाई इमेज वगैरह अच्छे से खींच के भेज दे, जिससे हमें जानकारी मिले, ताकि हम दुश्मन देश का जवाब दे। ऐसा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से बाकी बहुत से जैसे कृषि ऐप वगैरह जो आ गए हैं, ये सब सैटेलाइट बेस्ड है। जैसे कि अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या है, वो जैसे मान लीजिए कोई कृषि की भूमि है, उसका इमेज खींच के भेजता है, तो हम ऐप के माध्यम से उसको स्कैन करते हैं मिट्टी को, तो वो ऐप बताता है इस जमीन में, आप इस भूमि में क्या पैदावार करते हैं जिससे फसल अच्छी हो। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का हम लोग कृषि में इस्तेमाल कर रहे हैं। रिमोट सैटेलाइट का इस्तेमाल हम स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का जैसे कार्टोसैट नाम से एक सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वो क्या आता है, शहरों का मानचित्रण वगैरह कर रहा है, मानचित्रण करता है। तो हमें ये मालूम होता है कि शहर में कौन से, जैसे किस एरिया में क्या डेवलप करना है, कैसे डेवलप करना है, उसके लिए प्लान बनाते हैं। या ग्रामीण एरिया को डेवलप करना है, ग्रामीण स्मार्ट सिटी बनाना है, तो उसके लिए भी हम लोग रिमोट सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। वो इमेज भेजता है, यहाँ पे ये बना है, यहाँ पर ये बना है, यहाँ पे क्या बनाना चाहिए, कैसे प्लान होना चाहिए, एक व्यू, एक इमेज मिल जाता है, जो हमें फायदा देता है।
और जैसे आपदा जैसी जो घटना या कहाँ पे ग्लेशियर सूख गया है, कहाँ के तालाब पोंड वगैरह सूख गए हैं, तमाम चीजें वो फोटो खींच के भेज देता है। कारगिल वार में देखिए मतलब पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो घुस गए थे उस समय, हम सेना में इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अब सुदम्न समिति ने कहा तो 1999 सेना में भी इस्तेमाल किया करिए। तो अब देखिए घुसपैठ की जो चांसेस है उसको अब हमें खत्म करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है। अभी भी जो थोड़ा थोड़ा हो जा रहा है उसको खत्म करने की जरूरत है। जब हमारे पास एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आ गया है तो उसको खत्म करना चाहिए। अब जैसे आपदा जैसी स्थिति आ जाती है, जैसे कि बाढ़ वगैरह, सुनामी वगैरह, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या इमेज वगैरह खींच के भेज देता है, जिससे हम तटीय एरिया में खाली करा देते हैं जगह। हाँ, ये चीजें हैं। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का देखिए नागरिक प्रयोग है, आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, शहरों का विकास करने के लिए, या कृषि में इसका इस्तेमाल है। तमाम चीजें रिमोट सैटेलाइट का उपयोग। जैसे संसाधन, एक रिसोर्स सैटेलाइट है। रिसोर्स सैटेलाइट क्या करता है, जितने भी भारत के संसाधन है उसकी निगरानी करता है। ओशियन सैटेलाइट है, महासागरों की निगरानी करता है। कार्टोसैट सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग का ये सबसे रिमोट सैटेलाइट है। ये सब क्या करता है, कार्टोसैट मानचित्रण वगैरह करता है। तो आई होप ये बातें समझ में आई होगी। और साथ ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या करता है, क्या किया, अभी जो पाकिस्तान ने अटैक किया, बहुत से इमेज जो पाकिस्तान को हमने 9 ठिकानों पर हमला किया, पाकिस्तान ने कहा, लेकिन हमने इमेज भेज के उनको दिखा दिया, देखो ये नेक्स्ट है ना। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का अच्छा खासा हमने इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेसिकली ये होता है संचार, कम्युनिकेशन के लिए। जैसे मोबाइल से बात कर रहे हैं, फोन से बात कर रहे हैं, टीवी वगैरह देख रहे हैं, या रेडियो वगैरह चल रहा है, ये एक तरीके से किस पे चल रहा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का हम अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारे सारे सिग्नल, सारे डेटा वगैरह या काम कर रहे हैं। जो इनपुट वो मतलब कि क्या करते हैं, अपने वेब रेडियो वगैरह भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं, जिससे हमारी टीवी वगैरह अच्छी खासी चलती है। आज हम लोग टीवी फुल एचडी में देख रहे हैं। आप याद करिए पहले के दौर में जो टीवियाँ होती थी, टीवी में आप ध्यान दीजिएगा, टीवी क्या करता है, झिलमिल झिलमिल करता था। यानी तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते थे, एंटीना लगाते थे। यानी एंटीना के छत के ऊपर जितना ऊंचा एंटीना हो उसकी टीवी उतनी साफ दिखती थी। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या होता था कि जो रेडियो वेव है वो वायुमंडल को, जो रेडियो वेव है वो वायुमंडल को के बाहर चला जाता था। जब तो सिग्नल बाहर चला जाता था, जिससे टीवी झिलमिल झिलमिल दिखता था, सही से डेटा नहीं भेज पाता था। तो फिर और रेडियो का देखिए आवाज उस समय भी कुछ साफ आ रहा था, क्योंकि रेडियो के लिए जो चाहिए होता है डेटा, वो 40 मेगाहर्ट्ज तक का डेटा, जब 40 मेगाहर्ट्ज पे ही काम कर लेता है, तो 40 मेगाहर्ट्ज तक का डेटा आसानी से पहुंचा देता था। लेकिन टीवी के लिए, जो वीडियो टीवी देखने के लिए, वो वीडियो उसके लिए 100 मेगाहर्ट्ज चाहिए होता था। तो अब इसी वजह से टीवी झिलमिल झिलमिल करता था। अब अगर वायुमंडल के बाहर अगर कोई डेटा जाता है, तो ऊपर हमने सैटेलाइट लगा रखा है। सैटेलाइट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर नीचे टीवी के सिग्नल पे भेज देता है। देखिए आज टीवी फुल एचडी में चल रही है, आप देख रहे होंगे। सैटेलाइट का इस्तेमाल तो है, सेना में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉकी टॉकी वगैरह देख लीजिए, फोन से कॉलिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब देखिए एक और हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम देख लीजिए, ऑनलाइन वर्क दीजिए। कोविड के बाद किसका कमाल है, सैटेलाइट का कमाल है। टेली एजुकेशन आ गया, दूरस्थ शिक्षा या दूरस्थ चिकित्सा, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन। दूरस्थ एजुकेशन में आप देख लीजिए, ऑनलाइन हम बैठे बैठे, दिल्ली में क्लास चल रही है, लखनऊ में क्लास चल रही है, हम अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं। या कोई मीटिंग ले रहा है, अपने ऑफिस से, आप बैठकर मीटिंग को मतलब कि हैंडल कर रहे हो आप। अब ये किसका कमाल है, सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का ही कमाल है। आप देखिए टेलीमेडिसिन में हम लोग, दूरस्थ चिकित्सा, टेलीमेडिसिन में आप देख लीजिए कि अब क्या सरकार भी एक प्लान लेके आई है कि भाई जो ग्रामीण एरिया के या शहरी एरिया के जो छोटे वगैरह अस्पताल है, वहाँ पे अच्छे मतलब कि बहुत, जैसे कि कुछ ऐसे मतलब कि घाव वगैरह है, या ऐसे चोट वगैरह है, या ऐसे इलाज है जिसका एक छोटा डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाएगा। लेकिन अब वो मरीज दिल्ली या लखनऊ उतना दूर जा भी नहीं पाएगा, एम्स वगैरह बड़े हॉस्पिटल में। तो अब क्या किया जा रहा है, एक सरकार भी प्लान ला रही है, वो ये करने जा रहे, ग्रामीण एरिया के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो छोटे हॉस्पिटल हो या जिला हॉस्पिटल्स हो, या शहरों के भी जिला हॉस्पिटल हो, या ग्रामीण एरिया के जिला हॉस्पिटल हो, उसको सरकार क्या करने, एम्स के जो हॉस्पिटल है, उस बड़े एम्स के हॉस्पिटल को जिला अस्पताल से जोड़ने जा रही है ऑनलाइन। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई पेशेंट आया,
अब इलाज के लिए जूनियर डॉक्टर नहीं कर पा रहा है इलाज, उसको उतनी जानकारी नहीं है, तो वो एम्स का जो डॉक्टर है वो ऑनलाइन एंड टेलीमेडिसिन में सलाह देगा कि आप ऑपरेशन ऐसे करो, ऐसे दवा चलाओ, जिससे क्या होगा, मरीज का स्वास्थ्य ठीक होगा, मरीज अच्छा होगा। अब इससे पहले क्या था कि भाई मरीज को उतना दूर जाना पड़ता, ट्रेन से जाता, भाड़े से जाता, जैसे भी जाता, तो उसका खर्चा आता, वो उतना खर्चा प्रोवाइड भी नहीं करा पाता, हो सकता है उसका जख्म और खराब हो जाता। तमाम चीजें अभी इलाज में सुविधा हो गई, तो इसका अभी इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से भी ये कहना है, इसका सैटेलाइट का अच्छा खासा टेली मेडिसिन में इस्तेमाल करिए, एजुकेशन में इस्तेमाल करिए, तमाम चीजें हैं। तो जब हम अपनी प्लानिंग गवर्नमेंट को बताएंगे नहीं, तो गवर्नमेंट ये कैसे करेगी? तो हमारी भी एक सक्रिय नागरिक के तरह हमें भी वॉच डॉग बनना होगा, हमें भी सरकार से सवाल पूछना होगा। और सरकार के हम सवाल पूछेंगे नहीं तो सरकार काम कैसे करेगी? सरकार से जब हम सवाल 100 पूछे तो सरकार भी जवाबदेह होगी, अकाउंटेबल होगी, वो आपको जवाब देगी। उसको भी लगेगा हमें 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, 5 साल बाद तो हमें दोबारा आना है। तो सवाल ये होना चाहिए, ये पूछा करिए। और गवर्नमेंट जब पूछेंगे तो काम करेगी, बिल्कुल करेगी। जनता जैसे सोचती है वैसे सरकार भी काम करती है, जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे, वही चीज है। और गवर्नमेंट बिल्कुल करेगी, ऐसा बात ही नहीं है नहीं करेगी। लेकिन आप काम करवाना चाहेंगे तो जब मीडिया दिन भर हिंदू मुस्लिम वगैरह बात करेगी, पाकिस्तान को हमने खत्म कर दिया, इतना गलत पाकिस्तान को हमने खत्म कर दिया, क्या बोला, पाकिस्तान को मैंने खत्म कर दिया, आसिफ मुनीर मारा गया, इस्लामाबाद मैंने कब्जा कर लिया। अब ये सब बताइए गलत न्यूज है। अगर गलत न्यूज है, गलत खबर आप क्यों फैलाएं? अगर वाकई मारा गया तो हाँ बताओ कि मारा गया, लेकिन झूठ जब बाद में पता किया आसिफ मुनीर नहीं मारा गया, नवाज शरीफ नहीं मारे गए, ये झूठ फैलाने से क्या होता है? इसी वजह से मीडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आप देख लीजिए 180 देशों में हमारी रैंकिंग कितनी है, 151। तो अब बताइए विश्व में अभी जो हमारी डिप्लोमेसी जो फेल हुई है, किसी देश ने साथ नहीं दिया, क्या इसका क्या मीडिया का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है ग्लोबल वर्ल्ड में? आप ये देखिए। तो ये चीज नहीं करना चाहिए, मीडिया को भी जवाबदेह होना चाहिए। मीडिया वॉचडॉग है, एक एनजीओ की तरह मीडिया भी सरकार से सवाल पूछना चाहिए, सरकार से काम कराना चाहिए। आप पूछेंगे तो सरकार काम करेगी, नहीं पूछेंगे तो सरकार भी नहीं काम करेगी। तो ये चीजें हैं। चलिए अब हम लोग तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में जैसे हमने बनाया इनसैट जीसैट नाम से, यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमारे, है ना। तो आपको मुझे लगता है ये बातें समझ में आई होगी। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में। अब बात कर नेविगेशन सैटेलाइट, यानी जो नेविगेशन सैटेलाइट है, यानी नौवहन उपग्रह, ये क्या करता है? नौवहन उपग्रह, इसमें क्या कोई अगर पृथ्वी की सतह पर कोई स्थिर वस्तु है, जैसे कोई स्टेबल वस्तु है या कोई वस्तु गतिमान है, चल रही है, तो उसके बारे में नेविगेशन सिस्टम क्या होता है, उसकी जानकारी देता है, बताता है कि नेविगेशन कि भाई वो किस लैटिट्यूड पर है, जैसे किस लैटिट्यूड पे है, यानी अक्षांश पे है, किस देशांतर पर है, लॉन्गिट्यूड पे है, या उसकी ऊंचाई क्या है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है, ऊंचाई में एल्टीट्यूड क्या है, वो बताती है। अगर नेविगेशन सैटेलाइट में बेसिकली आप अगर क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट बनाना चाहते हो, उसमें कम से कम 4 सैटेलाइट होने चाहिए, उसे 4 सैटेलाइट उसमें होने चाहिए, तब जाके वो आपका क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट कहा जाएगा, यानी रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अगर आप ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए करीब 24 सैटेलाइट की जरूरत होती है, तो उसको बोलेंगे वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली, यानी ग्लोबल नेविगेशन, इसको बोलेंगे इंग्लिश में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और उसके लिए 24 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास अभी जो सैटेलाइट नेविगेशन के लिए है वो उसमें करीब 7 सैटेलाइट है। ये एक तरीके से बन चुकी है क्षेत्रीय, क्योंकि क्षेत्रीय बनने के लिए 4 सैटेलाइट की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास वर्तमान में 4 सैटेलाइट अवेलेबल है। 4 सैटेलाइट अवेलेबल है, तो हमारा क्षेत्रीय है, तो उसको बोलते हैं रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं। तो लेकिन अगर हमारे पास अगर सिर्फ 2 ही सैटेलाइट रहेगा तो उससे क्या है, पृथ्वी के सतह पर अगर कोई वस्तु अगर हमारे पास 3 सैटेलाइट है, मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा ये बात को। अगर हमारे पास सिर्फ 3 सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट में 3 सैटेलाइट है, तो वो क्या करेगा, पृथ्वी पे कोई चीज जैसे स्थिर है, कोई चीज जैसे ये चीज है, ये स्थिर है, तो इसका ये क्या बताएगा, 3 सैटेलाइट वो क्या बताएगा कि ये किस अक्षांश पे है, किस लैटिट्यूड पे है, किस लॉन्गिट्यूड पे है, लेकिन एल्टीट्यूड नहीं बताएगा। जैसे ऐसा समझे, मैं अपने घर के अंदर, मैं अपने बिल्डिंग के अंदर या घर के अंदर, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर के अंदर हूँ, तो मुझे क्या बताएगा, वो मुझे ये बताएगा कि हम किस अक्षांश, किस लैटिट्यूड पे है, किस लॉन्गिट्यूड पर है, लेकिन एल्टीट्यूड नहीं बताएगा, वो एल्टीट्यूड नहीं बताएगा।
क्यों एल्टीट्यूड नहीं बताएगा? क्योंकि उसके लिए 4 सैटेलाइट की जरूरत होती है ना, 4 सैटेलाइट की जरूरत होती है। तो अगर ऊंचाई भी जानना है कि भाई अपने घर के किस फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर पे है कि सेकंड की थर्ड फ्लोर पर, उसके लिए 4 सैटेलाइट की जरूरत होगी। 3 सैटेलाइट सिर्फ बता देगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताएगा, एल्टीट्यूड नहीं बताएगा। तो जो मिसाइल जो टेक्नोलॉजी में हम दुश्मन देश को मारना है, सपोज दैट दुश्मन देश का मान लीजिए किसी अड्डे को नष्ट करना है, तो नेविगेशन सैटेलाइट का नेविगेशन सैटेलाइट का हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तभी ना हम दुश्मन के सही टारगेट पे मार सकते हैं। तो खैर हमारे पास अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो अगर कोई वस्तु पृथ्वी पे स्थिर है, जैसे साइकिल से हम चल रहे हैं तो उसके लिए हमारे 4 सैटेलाइट होना चाहिए। वो बता देगा क्या लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, सब बता देगा। ये बात मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से इस बातों को। मैंने इसी वजह से थोड़ा सा इस पर टाइम लिया है। तो अब हमारे पास जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो हमारे पास किस नाम से है, नाम से नेविगेशन, हाँ इसको हम लोग नाम दिए हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, इसको हमने नाम दिया है। और साथ ही साथ मोदी जी ने इसका नाम बदल दिया, इसका नाम शॉर्ट में कर दिया नेविक कर दिया, नेविक कर दिया, NAVIC, यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, यानी भारतीय नक्षत्रों के साथ नौवहन। मोदी जी ने इसका नाम ये कर दिया, नाविक कर दिया, IRNS का अब जो नाम कर दिया गया नेविक कर दिया गया, नाविक NAVIC, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, भारतीय नक्षत्रों के साथ नौवहन। तो अब हमारा जो ग्राउंड रिजोल्यूशन है वो करीब 10 मीटर तक है। जबकि अभी इस समय हम लोग जो सुविधा लेते हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड या अमेरिका से जो अभी हम लोग जो ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नेविगेशन सिस्टम, GPS इस्तेमाल कर रहे हैं। अब GPS से क्या होता है, हम जैसे कि मान लीजिए कि कोई डिलीवरी बॉय आया, वो कैसे आता है, नौवहन, या हम कार में ट्रेवल कर रहे हैं, बाइक पे ट्रेवल कर रहे हैं, किसी तो हम वो डाल लेते हैं ना भाई, हमें इस क्षेत्र से यहाँ क्षेत्र, तो वो रास्ता वगैरह पूरा बता देता है। या डिलीवरी बॉय आते हैं तो रास्ता वगैरह वो गूगल पे टाइप करते हैं, वो पूरा बताता है कैसे कैसे रोड है, कैसे जाना है। तो अब GPS क्या है, अमेरिका का है। ये सारा डेटा किसके पास जा रहा है, आप समझ लीजिए अमेरिका के पास जा रहा है हमारा सारा डेटा। तो इसी वजह से हम अपना खुद का क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली बना रहे हैं, ताकि अमेरिका के पास ये डेटा न जाए। अभी तक अमेरिका के पास जा रहा है, और हम लोगों ने, और अमेरिका ने इसे जानते क्या किया, बहुत चालाक अमेरिका है, इसने इसको क्या किया, फ्री कर दिया है। फ्री इसलिए वजह से किया है कि भाई आप फ्री में इस्तेमाल करो, जिससे लोगों का डेटा पता चले, तो वो डेटा पूरे देश का जानता है, उसी हिसाब से अपने मार्केटिंग ब्रांडिंग करता है, या किसी देश को तबाह व नष्ट करना हुआ, इसी वजह से वो सुपर पावर बना हुआ है, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। तो इन सब पे सोचिए, आप लोगों को भी गौर फिक्र करने की जरूरत है, जो मैंने ये बात बताई। और साथ ही साथ हमने सेना के इस्तेमाल के लिए हमने USA का GPS का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है GLONASS, GLONASS, GLONASS। हम वहाँ के GPS का सेना में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम उससे बहुत से, जैसे S-400 वगैरह बहुत सी चीज़ लिए हैं, मिसाइल्स लिए हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह लिए हैं, तमाम चीज़ें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लिए, इसी वजह से वो हमें अपना ये फ्री में एक्सेस दिया है GLONASS, क्योंकि ताकि दुश्मन देश के टारगेट को हम लोग हमारा जो मिसाइल नौवहन नेविगेशन के माध्यम से उसे खत्म कर दे। लेकिन इसके अब साथ ही साथ हम लोग अपना भी बना रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा बनकर तैयार हो जाएगा नेविक, जो कि ग्लोबल हो जाएगा। अभी क्षेत्रीय बन चुका है, ये जान लीजिए, क्षेत्रीय बन चुका है। ये GPS से भी बहुत अच्छा है, ये 10 GPS से भी बहुत अच्छा है। GPS का तो 15 मीटर के रेंज तक बताता है, 15 मीटर तक कितने रेंज को बता देगा। 15 मीटर में भाई मान लीजिए गाड़ी चले 15 मीटर के अंदर, यहाँ दीवार है, यहाँ मोड़ है, यहाँ पे मान लीजिए सब कुछ रखा हुआ है, वो बता देगा। लेकिन हमारा क्या 15 मीटर के रेंज तक, लेकिन हमारा 10 ही मीटर के अंदर के रेंज तक बता देगा। नहीं, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे मोड़ है, ये हमारा बहुत अच्छा बन रहा है, ये समझ लीजिए ना। तो आई होप ये बात मेरी समझ में आई हुई नेविगेशन सिस्टम। अब बात नेविगेशन सिस्टम वाला सैटेलाइट, इसका इस्तेमाल क्या है, मैंने आपको बता ही दिया। मिसाइल्स वगैरह में नौवहन जैसे कि हमने डिलीवरी बॉय वगैरह है, मैंने बता दिया आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं वेदर सैटेलाइट के बारे में, यानी मौसम मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट के बारे में, यानी मौसम सैटेलाइट क्या है। मौसम सैटेलाइट में बेसिकली क्या होता है, मौसम का भी इमेज लेता है, फोटो लिखता बताता है कि कहाँ पे मौसम क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति होगी, कहाँ सुनामी आएगी, ये सब चीज़ें देखिए
मौसम 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 वाला सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट बता देता है। इसका भी नाम है इनसाइट। ये हमने जो लॉन्च किया था, नाम कल्पना वन नाम दिया था उसका। इससे पहले कुछ और नाम नहीं था। फिर कल्पना चावला की मौत के नाम, मरने के बाद सम्मान में हमने कल्पना वन नाम दिया। फिर हमने उसके बाद फिर एडवांस में और दूसरा सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट छोड़ा, उसका नाम इनसाइट 3D रखा। 3D रखा। फिर उसके बाद 2016 में हमने छोड़ा इनसाइट 3D आर। फिर अभी हाल ही में हमने 3D आर के बाद इनसाइट 3D हमने छोड़ा। फिर इनसाइट 3D के बाद हमने क्या छोड़ा, इनसाइट एडवांस में इनसाइट 3D आर। फिर उसके बाद अभी हाल ही में लेटेस्ट में हमने जो छोड़ा है इनसाइट 3DS छोड़ा है। 3DS ये एडवांस वर्जन का है। अब ये बहुत सटीकता से, बड़े आसानी एनालिसिस करके मौसम के बारे में बता सकता है, बता देता। तो इसका जो हम सैटेलाइट जो हमें डेटा देता है, हमने भी एक सुपर कंप्यूटर बना रखा है। इससे पहले हम तो अमेरिका की 1990 के दशक में अमेरिका से मांग रहे थे, अमेरिका की कई कंपनी से अपना सुपर कंप्यूटर बेचो, लेकिन अमेरिका गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। लेकिन बाद में हमने एक पुणे में सीडेक नाम से संस्था बनाई, उसने हमें बनाकर कंप्यूटर दिया, सुपर कंप्यूटर परम 8000 नाम से। तो इस समय हमारे पास परम 8000 नाम से सुपर कंप्यूटर है, जो वेदर के डेटा वगैरह लेता है, एनालिसिस करता है, बताता है कौन से क्षेत्र में कैसा मौसम रहेगा, क्या है, कैसा इमेज की स्थिति है। तो सैटेलाइट का देखिए बहुत इस्तेमाल है। बाढ़ के लिए, बाढ़ जैसी स्थिति बता देता है, आपदा जैसी स्थिति बता देता है, सुनामी जैसी स्थिति बता देता है। आई होप मेरी ये सारी बातें सैटेलाइट में जो बताइए आपको समझ में आई होगी, या रॉकेट के प्रक्षेपण या रॉकेट के बारे में मैंने बताया वो समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी का पोजीशन क्या है। देखिए 1980 के दशक में हमें ये जरूरत पड़ी कि हमें युद्ध, क्योंकि युद्ध का पैटर्न भी बदल रहा था। आप देखिए मुगल के दौर में जो युद्ध होती, मुगल या दिल्ली सल्तनत में जो युद्ध होती थी, वो आपने देखा होगा, वो युद्ध होती थी तलवार से होती थी, तीर धनुष वगैरह से होती थी, ऐसे होता था। मतलब उस समय जिसको जितना बेहतरीन लड़ने आएगा, जितना वो जंग जीतेगा। लेकिन अब देखिए उसके बाद मुगल के दौर के बाद फिर जंग का पैटर्न बदला। जब अंग्रेज आए धीरे, उन्होंने क्या बंदूक ला दी, तोप ला दी। तो अब भाई तलवार से लड़ने के लिए पास जाना होता था, मारना होता था ना, लड़ना होता था। लेकिन तोप बंदूक से आप दूर से ही किसी को निशाना लगा के मार सकते थे, तोप से दूर से ही उड़ा देते थे ना। तो अब पैटर्न, अंग्रेज जब आए तो पैटर्न बदला। पहले क्या था, मुगल के दौर में हम हाथ से लड़ते थे, तलवार से हाथ से लड़ते थे ना, लेकिन पैटर्न बदला यहाँ पर। अब हम दूर से ही गोली मार दे रहे, तोप से उड़ा दे रहे। फिर तो हमने भी उसको समय के अनुसार अपने आप को चेंज किया। लेकिन अब समय के अनुसार हमें और चेंजिंग की जरूरत है। अब देखिए युद्ध का तरीका जो बदलता चल जा रहा है, हम लोग एयर में, स्पेशली एयर में हम लोग ज्यादा अटैक करें मिसाइल के माध्यम से। आप देख लीजिए अभी जो युद्ध मिसाइल के माध्यम से, ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने घर में बैठे बैठे हम दुश्मन देश को मार सकते हैं, या अपने टारगेट को मार सकते हैं। आपने देखा होगा। तो अब हमें जो अपना जो पैटर्न है या सोच अपनी देखिए कैसे सोच बदलनी होगी। युद्ध का देखिए तरीका कैसे बदला। पहले क्या था, तलवार से लड़ो, फिर उसके बाद गोली मार के लड़ो, फिर उसके बाद तीसरा एयर में लड़ो। एयर से कोई मिसाइल वगैरह जाएगी, ड्रोन जाएगी एयर में। तो भाई उसके लिए आपका क्या प्लान है। अगर दूसरे देश का मिसाइल आ रहा है तो उसके लिए भाई आपको डिफेंस के लिए चाहिए ना। इसी वजह से हमने अपना मिसाइल 1980 के दशक में मिसाइल का डेवलपमेंट किया। फिर उसके बाद हमने एयर डिफेंस सिस्टम का डेवलपमेंट किया। उसके बाद हमने मिसाइल में भी बैलिस्टिक मिसाइल, फिर जरूरत पड़ी तो क्रूज मिसाइल का हमने इस्तेमाल किया। तो चलिए बात करते हैं हमने क्या किया। 1980 के दशक में हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको लॉन्च करने वाले जो थे हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। इन्होंने देश हित के लिए देखा कि युद्ध का तरीका बदल रहा है और देश को सिक्योरिटी के लिए जरूरत है हमें मिसाइल्स वगैरह बनाने की। तो इन्होंने IGM यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उन्होंने 5 तरह की मिसाइल बनाई। पहला का नाम पृथ्वी नाम दिया, दूसरा अग्नि नाम से था। पहला पृथ्वी, दूसरा अग्नि, फिर तीसरा आकाश, चौथा नाग, पांचवा त्रिशूल। जो पृथ्वी अग्नि है ये क्या है, सरफेस टू सरफेस मार करती है, यानी सतह से सतह मार करती है। पृथ्वी की जो रेंज है, जो लगभग जो पृथ्वी 4 या 5 है, उसकी जो रेंज है 600 किलोमीटर तक है। पृथ्वी अग्नि की जो रेंज है वो बताई जाती है करीब अग्नि 6 की 12,000 किलोमीटर तक। अब उसकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है 12,000 किलोमीटर। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, मैंने बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहा हूँ। IGMDP ये जो प्रोग्राम है बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ये। तो 12,000 का पृथ्वी अग्नि।
और उसमें क्या था, एक मैंने बताया पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल। तो अब पृथ्वी, अग्नि, आकाश की बात करते हैं। आकाश क्या करता है, जो आकाश का जो रेंज है वो करीब 30 किलोमीटर रेंज है आकाश का रेंज। और इसमें जो एक रडार भी लगाए हैं, जैसे राजेंद्र रडार हम लगाए हैं या रोहिणी रडार लगाए हैं, वो बताता है कि भाई दुश्मन रडार वो बताता है कि वहाँ टारगेट वो है ना। तो पृथ्वी, अग्नि, आकाश। अब त्रिशूल की बात करते हैं। त्रिशूल की जो रेंज है बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज है 15 किलोमीटर रेंज है इसकी ना। तो फिर उसके बाद नाग की बात, और ये मैंने आकाश और त्रिशूल है, ये सरफेस टू एयर मार करता है, ये ध्यान दीजिएगा। जो पृथ्वी, अग्नि है, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह मार करती है। कौन, पृथ्वी और अग्नि। पृथ्वी और अग्नि कैसे मार करती है, सतह टू सतह मार करती है। और अग्नि, आकाश और त्रिशूल का है सरफेस टू एयर मार करती है, कैसे, सरफेस टू एयर। और नाग क्या है, एंटी टैंक सिस्टम है, ये भी सरफेस टू सरफेस मार करती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो IGM-DP प्रोग्राम था, हमने कलाम साहब ने इतना मिसाइल्स बनवाया। फिर उसके सम्मान में हमने भी कि जब उनके मरने के बाद के सीरीज नाम से बैलिस्टिक मिसाइल हमने भी बनाया, उसका के सीरीज नाम से। और साथ ही साथ हमने अपने सबमरीन में भी बैलिस्टिक मिसाइल लगाया है, के नाम से, K4 वगैरह नाम से है। और उसके बाद जो सबमरीन वगैरह में, और मैं बात करता हूँ बैलिस्टिक मिसाइल के बाद क्रूज मिसाइल की। क्रूज मिसाइल को जो हमें जरूरत पड़ी वो 1990 के दशक में पड़ी। ऐसा इस वजह से, क्रूज मिसाइल की खासियत क्या है और बैलिस्टिक मिसाइल की क्या खासियत, तो पहले मैं उसके बारे में बता दूं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल में बेसिकली ये होता है, बैलिस्टिक मिसाइल में वो क्या करता है, वो पैराबोलिक पथ का अनुसरण करता है। यानी आप उसको जब छोड़ेंगे, सरफेस टू एयर जाएगा, तो जाके ऐसे ऊपर जाके वायुमंडल में, फिर ऐसे जाके मारेगा। तो अब ये जितना ऊपर जा रहा है, दुश्मन देश का जो रडार है, पाकिस्तान है, वो आसानी से वो उसको ट्रैक कर लेता है। जब ट्रैक कर लेता है तो फिर वो भी अपने वहां से मिसाइल छोड़ते हैं। अब भारत का मिसाइल जा रहा है उनको मारने, तो पता चला उनका भी कोई मिसाइल आया कि मार के खत्म कर दिया, खत्म हो गया का मामला। यानी आसानी से दुश्मन देश का रडार इसको देख लेता है और वो उसको खत्म कर देता है, जिससे हम दुश्मन के ठिकाने पे हमला नहीं कर पाते। ये चीज हो गई, ये चीज। और इसमें जो इंजन का इस्तेमाल होता है, इसमें जो रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है। इंजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक रॉकेट इंजन, एक जेट इंजन। रॉकेट इंजन जो होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल प्लस वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में भी जाता है। रॉकेट इंजन की खासियत ये है, उसके साथ जो रहता है ऑक्सीजन के, उसके साथ फ्यूल के साथ साथ उसमें हम लोग ऑक्सीडाइजर भी भेजते हैं, क्योंकि वायुमंडल के अंदर रहेगा तो वायुमंडल से ऑक्सीजन सक कर लेगा। क्योंकि जो फ्यूल होती है उसको बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जैसे आप ऐसे कैंडल, एक मोमबत्ती जला रहे हैं, मोमबत्ती के ऊपर आप बल्टी से ढक दीजिए, देखिए बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। उसी तरीके जो फ्यूल होता है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वायुमंडल में क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले रहा है और जो फ्यूल है वो जल रहा है, लेकिन अंतरिक्ष के बाहर ऑक्सीजन नहीं है। तो उसके साथ साथ जब जो रॉकेट इंजन है उसके साथ ऑक्सीडाइजर भी भेजा जाता है, ऑक्सीजन भेजा जाता है कि वो मतलब कि वो जो आग उसकी वो बूते ना जलती रहे जले, जिससे कि मतलब वो दुश्मन देश को मारे। तो रॉकेट इंजन ये है, उसमें मतलब फ्यूल के साथ ऑक्सीडाइजर भी लगाया जाता है। रॉकेट इंजन वो वायुमंडल प्लस अंतरिक्ष में जाता है। और जेट इंजन की खासियत क्या है, वो जेट इंजन में क्या है, वो रॉकेट इंजन और जेट इंजन। रॉकेट, एक मैंने बताया रॉकेट इंजन, और जो बैलिस्टिक मिसाइल में लिखता है, और दूसरा मैं बताऊँ जेट इंजन की, वो किस में लगता है, क्रूज मिसाइल में लगता है। तो जेट इंजन में क्या होता है, वो सिर्फ वायुमंडल के अंदर ही रहता है, मतलब कि स्पेस में, अंतरिक्ष में नहीं जाता, अपने साथ ऑक्सीडाइजर नहीं ले जाता। लेकिन उसको डिजाइन करने से ये हुआ, जैसे हमारे जो क्रूज मिसाइल है निर्भया नाम से है, ब्रह्मोस 3 नाम से एडवांस हमने अभी डेवलप किया। वो क्या है, वो सिर्फ वायुमंडल के अंदर ही रहेगी, वायुमंडल के बाहर नहीं जाएगी। लेकिन इसकी खूबसूरत क्या है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, मतलब कि अंतरिक्ष में भी जाता है, जैसे दुश्मन देश का रेडार ट्रैक कर लेता है, पैराबोलिक पाथ का प्रयोग कर, पैराबोलिक पाथ से जाता है। लेकिन जो ये क्रूज मिसाइल है वो पैराबोलिक पाथ नहीं प्रयोग करता, वो निचले ही वायुमंडल से ऊपर नहीं जाता, दुश्मन देश का रेडार देख ले, वो वायुमंडल में रहता है, नीचे से ही जाके एक तरह से ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के पैरेलल चलता है, ऐसे पृथ्वी के पैरेलल जाता है, जिससे दुश्मन देश का रडार जल्दी ट्रैक नहीं कर पाता। और उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी होती है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या करती है, दुश्मन देश के रडार को एब्जॉर्ब कर लेती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। और अगर अधिक मात्रा में कोई मतलब वो रेडियो पे उसका निकल रहा है रडार का, तो उसको क्या करती है, वो बिखेर देती है, फैला देती है, भगा देती है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी खूबी है। इसी वजह से क्रूज मिसाइल देखिए रेंज में नहीं आता। देखिए हमने इसी वजह से जो पाकिस्तान पे अटैक किया, ब्रह्मोस मिसाइल गई, कई क्षेत्रों को नष्ट कर दिया, क्योंकि रडार की रेंज में नहीं आती।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया, उसी तरह पाकिस्तान का बाबर मिसाइल है, वो भी क्रूज मिसाइल है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे जानोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, तमाम चीज़ें। उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल के में और क्रूज मिसाइल में ये भी डिफरेंस है। बैलिस्टिक मिसाइल को फ्री एंड फॉरगेट, एक बार आपने दाग दिया, फायर एंड फॉरगेट बोलते हैं, फायर एंड फॉरगेट। आपने एक बार दाग दिया, फायर कर दिया तो फिर उसे बीच में, मान लीजिए फायर कर दिया तो बीच में उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं बीच में मान लीजिए कि टारगेट को मतलब बीच में आपने फायर करने के बाद बीच में से गोली है तो उसको मुड़ा नहीं सकते, सब जैसे मान लीजिए मिसाइल मुड़ा नहीं सकते। लेकिन वो उसको खुसूसियत ये है, फायर एंड फॉरगेट की खुसूसियत ये है, वो खुद ब खुद ढूंढ के, मान लीजिए क्या दुश्मन देश का, मान लीजिए कि कोई चीज, कोई ठिकाना है, मान लीजिए प्रमाणु बम दुश्मन ये है सपोज दैट, या मान लीजिए कोई ऐसी कीमती चीज ये है, लेकिन उसको उठा के यहाँ पे कर दिया, तो क्रूज मिसाइल क्या है, वो जाएगा उड़ के, उसको जो ही मारने जाएगा, अगर दुश्मन देश का अपने कीमती वस्तु को इधर कर गया तो वो घूम के जाके मारेगा, मतलब अंततः टारगेट को मारेगा, वो खुद मार्ग का अनुसरण करता है ना, मार्ग। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल में आपने फायर कर दिया तो उसे बीच में ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, बीच में आप इधर उधर घुमा सकते हैं, लेकिन वो इस तरीके से पूरे घूम के बार हो सकता है, उसका टारगेट छूट भी सकता है, लेकिन क्रूज मिसाइल में ऐसी चीज नहीं है। ये बात मुझे आपको बतानी थी, जो मैंने बता दी। और उसके बाद साथ ही साथ हमें अब जरूरत है, जो अटैक के बाद, एक बात मैं आपको बताऊं, हमें जो जरूरत है, हमारे पास अभी जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं, या एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। एयर डिफेंस सिस्टम में जो हमारे पास इस समय है, वो उसका नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस नाम से है, वो पृथ्वी एयर डिफेंस नाम से है। फिर दूसरा जो हमारा है, उसको साथ में प्रद्युमन बोलते हैं। एयर डिफेंस मतलब दुश्मन देश का कोई भी मतलब मिसाइल आ रहा है, पृथ्वी एयर डिफेंस, या तो वो क्या करता है, दुश्मन देश का, मेरे देश में कई मिसाइल, 10 मिसाइल आ रही है, अब मान लीजिए ये जैसे इजराइल का आयरन डोम सुने हैं, ये मान लीजिए आयरन हमारा पृथ्वी एयर डिफेंस है, हमारे सतह पे, पृथ्वी पे, हमारे धरती पे, भारत की धरती पे लगे, पाकिस्तान से मिसाइल आ रहा है। अब ये देखा कि रडार, इसका जो रडार है वो देखा कि मिसाइल आ रहा है, वो धुआं देख के बता देगा, बस इसमें से सट से मिसाइल निकलेगा, दुश्मन देश की मिसाइल को मार देगा, तो इसको एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कहते हैं। तो हमारे पास जैसे हमें पृथ्वी एयर डिफेंस है, उसको हमने नाम दिया प्रद्युमन। वो करीब 100 किलोमीटर, वो 100 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल को 100 किलोमीटर ऊपर है तो उसको मार सकता है। फिर उसके बाद हमें AAD है, एयर एडवांस डिफेंस, तो उसको हमने अश्विन नाम दिया है, पृथ्वी एयर डिफेंस, एयर एडवांस डिफेंस, पृथ्वी एयर डिफेंस। दूसरा हमने क्या बोला, एयर एडवांस डिफेंस, इसको हमने अश्विन नाम दिया है शॉर्ट में। तो ये टर्मिनल फेज में, यानी 30 किलोमीटर, यानी धरती से 30 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई मिसाइल आएगी तो वो क्या करेगा, मान लीजिए हमारा ये अश्विन है, एयर एडवांस एयर डिफेंस, सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ, एडवांस एयर डिफेंस, ये क्या करेगा, एडवांस डिफेंस में दुश्मन देश का मिसाइल आएगा, इसमें से रडार चेक कर लेगा, बस फट से आएगा, इसमें से निकलेगा, दूसरे देश के मिसाइल को मार देगा, खत्म कर देगा। और समझ रहे हैं ना। और साथ साथ हमने जो रसिया से एक खरीदा है, S-400 खरीदा है, S-400 जो कि बहुत अच्छा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो पहलगाम के ऑपरेशन सिंदूर में काम दिया, S-400 रसिया का बहुत अच्छा चला, तो हमारे पास ये सिस्टम भी है। और साथ ही साथ मैं आपको और बताऊँ, S-400 ये हो गया 3 मैंने बताया ना, PAD, AAD, PAD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस, और S-400 के बारे में बताया। एक और नाम ध्यान नहीं रहा, आकाश तीर जो हमारा स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, इसने भी बहुत अच्छा इस जंग में काम किया, आकाश तीर ने, है ना। फिर दुश्मन देश का जो ड्रोन वगैरह आ रहा था, हमारे आकाश तीर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने कई को नष्ट करके खत्म कर दिया। आपने भी देखा होगा ये चीजें, आई होप आपने ये चीजें देखी होंगी, तो सुनी होंगी न्यूज वगैरह में, आकाश तीर के बारे में, एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास और जो लड़ाकू विमान के बारे में। जैसे हमारे पास लड़ाकू विमान जो है, वो लड़ाकू विमान, यानी हम लोग बात करते हैं अब फाइटर प्लेन यानी लड़ाकू विमान के बारे में, लड़ाकू जहाज के बारे में। तो हमारे पास जो लड़ाकू जहाज है, तो उसका नाम जैसे आप ये देख लीजिए, सुखोई MiG-29, ये हमने रसिया से लिया है। उसके बाद हमने फ्रांस से जो लिया है, राफेल, और एक मिराज, और भारत अपना स्वदेशी कौन सा है, तेजस नाम से। ये हमारे फाइटर प्लेन है, लड़ाकू जहाज है। तो अब हमारे पास एक अस्त्र मिसाइल है, वो क्या कैसे मार करता है, हवा से हवा मार करता है, एयर टू एयर मार करता है।
तो अस्त्र मिसाइल को हम लोग जैसे सुखोई में MiG-29 वगैरह में लगा लगा उसमें फिट करते हैं, फिर हम लोग आसमान में जाके एयर स्ट्राइक वगैरह करते हैं। ये हमारे जो अस्त्र मिसाइल हमने सुखोई में लगा लिया या मिराज में लगा लिया, है ना, तो वो क्या करता है, फिर दुश्मन देश आसमान से जो हमारा फाइटर प्लेन वो चल रहा है, फिर नीचे से अस्त्र निकलेगा, गिरेगा और दुश्मन देश को मारेगा ना। ये तो देखिए मिसाइल से मैंने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान के बारे में मैंने, फाइटर प्लेन के बारे में बताया, हमारे पास ये है, नाम भी बताया, सुखोई, MiG-29, राफेल, मिराज, तेजस। और उसके बाद हम लोग अपने सबमरीन के बारे में बात करते हैं। पनडुब्बियां हमारे पास कौन कौन सी है उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास विमान वाहक पोत कौन है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है, उसको हम युद्ध पोत भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो वारशिप मैं बोलूंगा, युद्ध पोत वारशिप। तो हमारे पास क्या है, INS विक्रमादित्य नाम से, हमने इसे कहाँ से लिया, रशिया से लिया INS विक्रमादित्य। इस पे करीब है युद्ध वारशिप है, इसमें करीब हम लोग 30 फाइटर प्लेन यानी लड़ाकू जहाज रख सकते हैं, करीब 15 तो हेलीकॉप्टर रख सकते हैं, करीब 3000 सिपाही सैनिक इस पे रह सकते हैं। समझ रहे हैं ना, जल सेना वाले सिपाही इस पे रह सकते हैं, यानी नौ सेना वाले सिपाही इस पे रहते हैं 3000। तो अब ये क्या करता है, समुद्र से एक तरीके से भारत के तटों की रक्षा करता है, या दुश्मन देशों से घुसपैठ ना हो समुद्र के रास्ते से, तो ये इस रक्षा करता है वारशिप। उसके बाद हमारे पास एक और है विक्रमादित्य के INS विक्रमादित्य का INS विक्रांत है। ये देसी है, हमने खुद इसे डेवलप किया है। ये बहुत खुशी की बात है, 2022 में हमने इसे सेना में भी शामिल कर लिया, INS विक्रमादित्य, और मैंने दूसरा INS विक्रांत। आपने देखा होगा, एक चीज मैं बता दूं, जब 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो था पूर्वी पाकिस्तान और को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग कर दिया, एक नया देश बना दिया, एक तरह से पाकिस्तान को फाड़ दिया। तो यहाँ पे फाड़ दिया, तो उसमें क्या था, उसमें पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान दोनों एक देश थे, लेकिन दोनों में कुछ कलह हुई थी, लेकिन उसका भरपूर सहायता हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया। उन्होंने देखा कि अगर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग होता है तो इधर पश्चिम से भी भारत पे अटैक करेगा पाकिस्तान, इधर पूर्व से भी जो बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश, इधर से भी अटैक करेगा। तो मौका देखते हुए भाषा के नाम पे ही वहाँ पे क्लासेस, वो उर्दू भाषा को पूर्वी बांग्लादेश जो बांग्ला बदलों पे थोपना चाह रहे थे। तो भाषा को लेकर बहुत लड़ाइयाँ हुई है, देश बने हैं, यूरोप के जितने फ्रांस देश बना है, जर्मनी फ्रेंच के नाम पे, इटली इटालियन भाषा के नाम से। भारत में ही देख लीजिए 1954 में फसल कमेटी बनी थी, उसने ये कहा कि देश को भाषा के नाम पे नहीं, राज्य जो है अगर राज्यों को गठन भाषा के नाम पे कर दीजिए, नहीं तो ये भारत देश का कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए, गुजरात बना था गुजराती भाषा के नाम पे, तमिलनाडु बना तमिल भाषा के नाम पे बना, आप देख लीजिए, पंजाब बना पंजाबी भाषा के नाम पे, है ना, कश्मीर भाषा के नाम से, कश्मीरी भाषा के नाम से ना, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा के नाम पे, केरला में कन्नड़ बोली जाती है ना, अरे केरला कन्नड़ भाषा के नाम से ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तेलुगु भाषा के नाम से ना। तो इसे भाषा की लड़ाई बहुत है, इसी से भाषा के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अभी देखिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें स्टालिन मुख्यमंत्री दक्षिण भारत के लोग कह रहे हैं ना कि आप हिंदी भाषा का क्यों थोप रहे हो। आपने भी पढ़ा होगा न्यूज में, 3 भाषा थोप रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का भी जो न्यू एजुकेशन बहुत अच्छा है, बहुत सही है, खैर अपना लेना चाहिए। खैर उस क्या है उसके बारे में जब अलग वीडियो बना तो बताऊंगा। तो आपने भी देखा होगा, तो उसमें क्या हुआ था, हिंद महासागर जो बांग्लादेश को हमारी इंदिरा गांधी जी ने जो मतलब कि तोड़ा, पूर्वी पाकिस्तान को वापस में अलग किया था, तो उसमें अमेरिका का एलाई कौन था, दोस्त कौन था, अमेरिका था। अमेरिका ने क्या किया था, अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में लाके खड़ा कर दिया था। परमाणु बम से लैस था, परमाणु बम से भारत डर गया था। इंदिरा गांधी जी ने फोन किया, आज हाँ रसिया हमारे मित्र जी, संधि हुई थी 1917 में, संधि हुई थी, हमारी मदद कीजिए, ये आके जनाब हमें धमकी दे रहे हैं, अमेरिका 7वां बेड़ा लाएंगे, एटम परमाणु बम है, तो हम कैसे अपना, भाई हमारे दोनों का इंटरनल मैटर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का। तो रसिया ने क्या किया, घबराइए मत, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना पनडुब्बी भेजा, और वो भी एटॉमिक परमाणु ऊर्जा से लैस था। तो फिर यहाँ से धमकी गई अमेरिका को भी, हटा लो, नहीं तो फिर हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका ये नष्ट कर दे। फिर अमेरिका भी अपना हटा लिया, 7वां बेड़ा हटा लिया। ये बातें जानते होंगे आप लोग। तो इसी तरह मेरा ये कहना था, पीओके आपको कब्जा, मोदी जी को
कब्जा करना चाहिए था। बात को समझिए, कब्जा एकदम गोल्डन चांस था, हम एडवांटेज हासिल कर चुके थे, कब्जा कर लेते तो बहुत बेहतर रहता। पता नहीं क्या हो गया कि नहीं, पीछे हटना पड़ा। चलिए खैर जो है, उसके बाद मान लीजिए हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई मतलब सीज फायर करते हैं। सीज फायर सबसे पहले अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया था। जैसे मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपो लिखा, दोनों लोग युद्ध करो, सीज फायर करो, गोलीबारी मत करो। तो विक्रम मिस्री जी को गाली पड़ गई। उनके बेटी का जो प्राइवेट वीडियो वगैरह है वो लोगों ने सोशल मीडिया पे डाल दिया, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें अब बताइए, अब देश के लोगों ने भाई हमारे इतने बड़े अधिकारी की बेटी की प्राइवेट चीजें, वीडियो वगैरह चीजें शेयर कर दी है, कि चीज गलत चीज है ना। तो पहले हमें अंदर के लोगों से भी तो लड़ना है, उनको भी तो समझा बुझा के लेके चलना है, तो साइबर अपराधी है एक तरीके से। बात को समझिएगा इस बात को। तो जो मैंने 7वां बेड़ा बताया, आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो इसी वजह से हमने वारशिप अपना खुद का बनाया है, मतलब INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत। ये मैंने बताने का एवज ये था, जो 7वां बेड़ा उसने भी अपना वारशिप भी भेजा था अमेरिका ने, 7वां बेड़ा। तो मेरा बताने का वो कहाँ से कहानी कैसे रिलेट की जाती है, इस वजह से मैंने बताया। उसके बाद वारशिप से थोड़ा जो एक है हमारे पास डिस्ट्रॉयर है विध्वंसक। ये हमारे वारशिप से थोड़ा छोटा, वारशिप से थोड़ा छोटे रेंज में आता है, उसको डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। हमारे जैसे INS सूरत वगैरह, INS कोलकाता है, INS सूरत, INS कोलकाता, INS मुंबई वगैरह, ये सब मुंबई के तट पे INS मुंबई खड़ा है, सूरत गुजरात के तट पे INS सूरत खड़ा है डिस्ट्रॉयर, कोलकाता के तट पे INS कोलकाता खड़ा है डिस्ट्रॉयर। उसके बाद हमारे फ्रिगेट भी है, वो इससे भी और छोटा होता है डिस्ट्रॉयर से। एक शिप ये भी है, वारशिप ही कहा जाएगा, छोटा वारशिप ये भी कहा जाएगा। जैसे INS नीलगिरी वगैरह हो गया, ये सब चीजें हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने सबमरीन के बारे में। ये मैंने बताया। अब सबमरीन के बारे में, हमारे पास 2 परमाणु ऊर्जा से संचालित सबमरीन, न्यूक्लियर एनर्जी से संचालित सबमरीन है। पनडुब्बी बोलते हैं हिंदी में, पनडुब्बी। उसका नाम जैसे INS अरिहंत, ये देश का अपना खुद का देश में निर्मित है। INS अरिहंत, INS अरिदमन, ये INS। इसमें क्या है पनडुब्बी में, इसमें भी हम लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल लगा रखी है। और वो भी कौन, जो मैंने बताया, कलाम साहब के मरने पे K सीरीज नाम से मिसाइल बनाई गई, बैलिस्टिक मिसाइल, वो उसमें ये लगाया गया है, K सीरीज का K4 K5 वगैरह लगाया गया बैलिस्टिक मिसाइल। INS अरिहंत, ये हमारी जो पनडुब्बी सबमरीन है। तो अब हम नया बना रहे हैं INS अरिहंत के बाद INS अरिदमन बना रहे हैं। ये क्या हुआ है, इसमें 2 गुना आप बैलिस्टिक मिसाइल रख सकते हैं, इसकी रेंज और बढ़ाई जा रही है। अब मैंने सबमरीन के बारे में बताया, जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है। अब डीजल से जो चलती है सबमरीन, उसका नाम जैसे अभी अमृतकाल में प्रोजेक्ट 75 नाम के से हम 6 डीजल चालित सबमरीन बना रहे हैं। जैसे INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर, INS वागशीर नाम से, ये डीजल इंजन से चलित सबमरीन है। फिर उसके बाद हाँ, अब ड्रोन के बारे में मैं बता दूं कुछ, ड्रोन के बारे में भी जान लीजिए आप लोग। जैसे हमारे ड्रोन के पास का नाम है जैसे निशान, पक्षी, लक्ष्य। पहला मैंने नाम बताया निशान, दूसरा मैंने पक्षी नाम बताया, तीसरा लक्ष्य बताया। अब चौथा मैं नाम बताने जा रहा हूँ। चौथा का नाम है रुस्तम, जो कि बहुत खतरनाक है, इसी वजह से मैं नाम है। उसके बाद 5वें का नाम घातक है, 6वें का नाम स्काई स्ट्राइकर है ना। ये हमारे पास भी ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं इसको, है ना। तो जो अब एडवांस जो लड़ाई अब जो देखा जा रहा है, जैसे वो ड्रोन, पाकिस्तान ने क्या किया था, अपना मिसाइल से ज्यादा ड्रोन भेजा था। ड्रोन क्या होता है, सस्ते में, उसको बनाने में खर्च कम आता है। मिसाइल इतना बड़ा सारा, सोचिए मान लीजिए करोड़ों रुपए लग गया, तो एक मिसाइल के समझाना, करोड़ रुपए में एक मिसाइल तैयार, सपोज समझाने के लिए। अब ड्रोन क्या है, लाख रुपए में तैयार हो जाएगा, ऐसे समझिए। अब तो इसी वजह से भारत का खर्चा ज्यादा आ गया। इसी वजह से भारत सरकार ने भी भाई हम ड्रोन को एडवांस बनाएंगे। और साथ ही साथ भारत ने जो पाकिस्तान से जो आई ड्रोन मार रही थी, जो तुर्की ने दिया था, तो उसको ड्रोन को काउंटर में मिसाइल से मारे थे। मिसाइल मैंने बताया करोड़ों में खर्चा ज्यादा, तो इसी वजह से भाई ड्रोन मारे। तो इसी वजह से अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही भार्गवास्त्र नाम से हमने एक योजना, भार्गवास्त्र नाम से हमने एंटी काउंटर ड्रोन सिस्टम हमने बनाया है। जो जैसे इजराइल का आयरन ड्रोन है, जैसे मैंने अपना बताया PAAV S-400 जो मैंने बताया एयर डिफेंस सिस्टम, उसी तरह ड्रोन में भी एयर डिफेंस सिस्टम हमने बना रहे हैं। वो बल्कि बन भी गया है, उस पर भी काम चल रहा है, उस पर और काम भी करना है। खैर 2-3 दिन पहले तो एंटी काउंटर ड्रोन सिस्टम या एंटी ड्रोन सिस्टम भी कह सकते हैं। वो क्या दुश्मन देश का ड्रोन आएगा आसमान में, तो हमारा ये क्या करेगा, इसमें रडार लगा हुआ है, एंटी ड्रोन सिस्टम ये देखेगा, कह रहे वहां से रडार पकड़ लेगा। फिर अब ये क्या है, एंटी ड्रोन सिस्टम, इसमें से कई सारे ड्रोन ऑटोमेटिक निकलेंगे, जाके दुश्मन देश पे
ड्रोन को मार के खत्म कर देंगे, फिनिश हो जाएगा। आई होप ये बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। तो देखिए हमारे देश का इतिहास कैसे, जहाँ पंडित नेहरू जी ने कैसे काम किया, कैसे डेवलप किया, कैसे आगे बढ़े, ये चीजें अगर हमारे बुजुर्गों ने नहीं सोची होती तो आज क्या हमारा देश इतना आगे बढ़ता कि आज हम पाकिस्तान को टक्कर दे, मतलब कि पाकिस्तान को टक्कर दे पाते, या हमने जो जंग में जो बात की जाए जंग में हमने एडवांटेज हासिल किया। अगर चाइना ने सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद हम चाइना ने नहीं सपोर्ट, शायद हम जीत भी जाते। तमाम चीजें उसके पीछे। तो अब हमें एक फ्रंट पे नहीं लड़ना है, हमें दो फ्रंट पे लड़ना है। ये पाकिस्तान और चाइना दोनों का साथ लड़ना है, याद रहे, दो फ्रंट पे। उससे लड़ने के लिए हमें और अभी बहुत, चाइना से लड़ने के लिए हमें उतनी ताकत नहीं, चाइना से लड़ने के लिए अभी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। देखिए अब बात करते हैं कुछ इंडेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए ये सब बातें हो गई, तो इसी वजह से बहुत लोग जो कहते हैं कि हमें 2014 में आज़ादी मिली, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो हमें 2014 में आज़ादी मिली, ये बातें जैसे कंगना रनौत जी ने बातें की थी, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, नहीं कहना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि 2014 में आज़ादी मिली, तो आप समझ रहे हो किसको गाली दे रहे हो एक तरीके से इनडायरेक्टली। आप ये बात ना कहिए। तो जान रहे एक तरीके से जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, एक तरीके से उसको एक तरीके से गाली देने के बराबर हो गई ये चीजें। हम ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये गाली देने के बराबर में, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने या जो हमारे बुजुर्गों ने बहुत देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। चाहे स्वतंत्रता सेनानी, चाहे गांधी जी रहे हो, चाहे अबुल कलाम आजाद रहे हो, जाकिर हुसैन साहब हो, या उसमें ब्रिगेडियर उस्मान हो, पंडित नेहरू जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, और खान अब्दुल गफ्फार खान हो, जो कि जिन्हें छोटा गांधी, जूनियर गांधी कहा जाता है। तो आप ये बात कह रहे हो, इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी पार्ट 4A आर्टिकल 51A का जो दूसरा पॉइंट है फंडामेंटल, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हम अपने हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तो बताइए, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्श को अपने हृदय में संजो कर रखें और उसका पालन करें। आप ऐसे कह दोगे 2014 में आज़ादी मिली, तो बताइए ये सब सैटेलाइट्स वगैरह, ये रॉकेट वगैरह ये कब बना था? आप सोच लीजिए, पंडित नेहरू ने क्या काम किया था। आप इतना गाली आपने कहते हो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था। सबसे पहली बात, ये बात कहना भी गलत है, क्योंकि सरदार पटेल की मृत्यु हो गई थी 1950 में। 1950 में आप गूगल पे सर्च करिए, सरदार पटेल की मृत्यु जो हुई थी 1950 में हुई थी। और जो देश का पहला आम चुनाव हुआ था, जिसे जनता ने चुना था प्रधानमंत्री, पंडित नेहरू को 1952 में आप पहला आम चुनाव हुआ था, जिसमें जनता के सभी लोगों ने मत दिया था। वो जनता के वोट से जीत के बने थे। और 1950 में सरदार पटेल जी की मृत्यु हो गई थी। 1947 में भी प्रधानमंत्री बने थे पंडित नेहरू, लेकिन उन्हें संविधान सभा ने बनाया था, उसमें कुछ लोगों ने वोट किया था, और वो भी उन्हें जो संविधान सभा के लोगों ने वोट देना चुना तब बने थे, ऐसा नहीं बने थे। और सरदार पटेल जो 52 में चुनाव हुआ था, उसमें 50 में मृत्यु हो गई थी, वो थे नहीं, समझ रहे हैं। तो 52 में आम जनता ने नेहरू जी को जिताया। तो ये बातें नहीं कहनी चाहिए। नेहरू जी ने बहुत काम किया एजुकेशन के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए, तब जाके आज हम आगे बढ़े। देखिए, हमने इंदिरा गांधी ने क्या बुद्धा मुस्कुराए नाम से न्यूक्लियर टेस्ट भी किया 1977 में। उसके बाद उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बीजेपी पार्टी के ही थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। वो नेक दिल इंसान थे। उन्होंने भी 1998 में पोखरण में दूसरा परीक्षण किया। ऑपरेशन क्या नाम दिया था, नाम ध्यान में, शक्ति नाम था क्या? ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, उसी नाम से परीक्षण आपने भी किया। तो देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, हिंदू मुस्लिम नहीं करने की जरूरत है। ये बात अब देश अपने बच्चों को एजुकेशन तालीम देने की जरूरत है। अब चलिए मीडिया की बात करते हैं, जिसने बोला कि आसिफ मनीर मारा गया, पाकिस्तान पे, इस्लामाबाद पे हमने कब्जा कर लिया। गलत न्यूज़ फैलाने से देखिए ग्लोबल वर्ल्ड विश्व क्या देख रहा है। आप जो है वो बात कहिए, गलत बात नहीं कहिए। इससे मतलब कि एक तरीके से दिमाग, ब्रेन कहीं ना कहीं से वॉश होता है। हमारे कहने में ऐसा काम ना करें। यकीनन अगर पाकिस्तान पे कब्जा हो गया तो पीओके हमारा हो जाए, पूरा पाकिस्तान हमारा हो जाए। हम तो चाह रहे अखंड भारत बने, अफगानिस्तान भी हमारे साथ हो जाए, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश हो जाए, श्रीलंका हो जाए, म्यांमार 1937 में म्यांमार भी तो हमारा था, 1909 में कि 1919 में अफगानिस्तान भी तो हमारे साथ था, श्रीलंका भी तो था 1909 या 1919 के आसपास। तो हम अफगानिस्तान, तो ये एक भारतीय के नाते हम खुद चाहते हैं ये बात की हो जाए। लेकिन इस तरीके गलत न्यूज फैलाना, आसिफ मुनीर मारा गया, पाकिस्तान पे हमने कब्जा कर लिया, मैंने भी देखा, सच में बहुत खुश हुआ। लेकिन अगले दिन जब देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, अरे एक बैग ऊपर चढ़ा के फिर नीचे गिरा देना। तो अब मान लीजिए किसी को कोई खाना खिला रहे हो आप, बढ़िया खाना, फिर उसके बाद खाने की थाली छीन ले रहे हो, ये चीज हो जाता है।
ये चीज़ नहीं करना चाहिए। इससे देखिए पूरे विश्व में आपने देखा हमारा फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी में डिप्लोमेसी देखिए सक्सेस नहीं हुई। वो पाकिस्तान भी तो चिल्ला चिल्ला के देखिए इनकी मीडिया ये दिखा रही है, बताइए कौन झूठे कौन सच्चे, है ना? उसका एडवांटेज ले रहा है ना वो यूएन वगैरह में। आप देखिए वो बिल्कुल एडवांटेज लेता है, ये न्यूज दिखा रही है, ये बताइए क्या गलत कह रहे हैं कि सच कह रहे हैं, उसका एडवांटेज मिल जाता है अगले देश को। मेरा कहने का तात्पर्य चाइना मजा लेता है, चाइना हंसी करता है, उसका लेकर डेटा दिखाता है। अब देखिए आपने तुर्की की वस्तुओं को आपने बैन कर दिया, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान का मदद किया, तो चाइना की वस्तुओं को भी मदद बैन करिए आप। करीब जानते हैं $100 बिलियन का हम लोग घाटे में, ट्रेड में बायलैटरल जो ट्रेड होता है, हम $100 बिलियन घाटे में है चाइना से, ये जान लीजिएगा। $100 बिलियन आप और जीडीपी के आप जीडीपी की बात करूं, हमारी जो जीडीपी है वो विश्व में चौथे या पांचवें नंबर की जीडीपी है हमारी जीडीपी। लेकिन यानी पहले पे अमेरिका की है $30 ट्रिलियन, चाइना की $19 ट्रिलियन, उसके बाद जर्मनी की है करीब $4.90 ट्रिलियन, उसके बाद भारत की है $4.30 ट्रिलियन, $4.30 ट्रिलियन। इसी तरह है, मतलब पहले पे अमेरिका हो गया, दूसरे पे मैंने क्या चाइना बताया, तीसरे पे जर्मनी बताया, चौथे पे भारत बताया। तो जीडीपी का साइज तो बड़ा है हमारे पास, लेकिन पर कैपिटा इनकम कितना है डिपेंड ये करता है। पर कैपिटा इनकम कोई भी जो फॉरेन एफडी आता है, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट आता है, तो एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। एफडीआई जो आता है, विदेशी लोग यहाँ पे निवेश करते हैं, एफडीआई वो कैसे आता है, तो वो क्या देते हैं, जीडीपी का साइज थोड़ी देखते हैं, वो देते हैं पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान के लोगों का कैसा। जैसे एप्पल को आना हुआ सपोज, तो एप्पल ये सोचेगा ना कि भाई यहाँ के व्यक्तियों का पर कैपिटा इनकम मंथली कमाते कितना है। जैसे यहाँ का पर कैपिटा इनकम मान के चलिए सालाना 2 लाख रुपया, अब मंथली 20,000 रुपया, अब मंथली 20,000 रुपया। अब एक बात बताइए आप कि मंथली 20,000 रुपया वो कमा रहा है बंदा एक व्यक्ति पर, जो अपर कैपिटा इनकम कैसे लगता है, नेशनल इनकम, देश का कुल नेशनल इनकम बट टोटल पॉपुलेशन। तो जब 20,000 मंथली आ रहा है तो 50,000 लाख रुपए की एप्पल मोबाइल कैसे खरीदेगा? सोचिए तो कंपनी कैसे आएगी। जीडीपी का साइज बड़ा होने से बहुत फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। जीडीपी का साइज, जीडीपी क्या एक देश के सीमा के अंदर, क्षेत्र के अंदर और एक वर्ष के अंदर उत्पादित कुल वस्तु और सेवा का जो अंतिम मूल्य होता है वो जीडीपी होता है। तो अब यहाँ पे जो कई विदेशी कंपनी भी अपना वो कर रही है, बात को समझिए। हमारे नागरिक आज भी मतलब कि बहुत क्वालिटी लाइफ नहीं जीते हैं, बहुत पैसा नहीं, इसी वजह से हमारे एफडीआई वगैरह भी नहीं आते हैं, समझ रहे हैं ना, इसका कारण ये। चलिए कुछ इंडेक्स की बात में मैं बात कर लेता हूँ। देखिए आप इंडेक्स में बात ये देखिए, जो अभी आया था हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी मीडिया की जो रैंकिंग आई है विश्व में, वो 180 देशों में जो आई है रैंकिंग 151, 150 प्लस 1, 151। अब बताइए जो मीडिया कहता है कि हम देश के नंबर 1 चैनल है, वो क्या कर रहा है? आपसी मुनीर मारा गया, पाकिस्तान पीओ को कब्जा हो गया, बात को समझिए। तो 151 कैसे भरोसा कर ले जनाब, आपकी रैंकिंग ही खराब है ना। अब वो क्या वर्ल्ड का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं देख रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं देख रहा है वो डेटा, पाकिस्तान चाइना लेके जाते हैं डेटा, कहते तो है। तो अब हमारी बदनामी ना होगी भाई, इसी वजह से हमारी मीडिया का ऐसा क्यों कर रही है, इतना रैंकिंग खराब। वो कहेगी ना IMF से पाकिस्तान को लोन दी तो नहीं देना चाहिए था ना, ये चीजें गलत ना है। इसी से मीडिया अपना सही वर्क करिए आप। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI या मानव विकास सूचकांक, आप जानते हैं हमारी रैंकिंग कितनी है? 193 देशों में 130वीं रैंकिंग है मानव विकास सूचकांक। इसमें 3 आयाम दिए जाते हैं, ये भी सुन लीजिए। हेल्थ, पहला हेल्थ है, मान लीजिए हेल्थ में कुछ अच्छा आप करने लगे हेल्थ। दूसरा क्या, एजुकेशन है। आप एजुकेशन में देखिए ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा है। ड्रॉप आउट रेट आप देख सकते हैं, 9 से 12 तक के बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते, पढ़ाई पढ़ते ही नहीं है। उसके बाद 6 से 8 तक के, 5 से 8 तक के बच्चे भी का जो ड्रॉप आउट रेट है वो करीब 10% है। बताइए हम कैसे वर्ल्ड पावर बनेंगे? हमें ये बात नहीं समझ में आती, हम वर्ल्ड पावर बनेंगे कैसे, विश्व गुरु बनेंगे कैसे? हम पढ़ाई बीच में छोड़ दे रहे हैं, हमारे बच्चे छोड़ दे रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? बच्चे गरीब है तो उनके लिए स्कॉलरशिप योजना लाइए, समझ रहे हैं, तमाम चीजें ऐसी, उनको लुभाइए, रोजगार दीजिए, रोजगार क्रिएट करिए, सरकारी नौकरियां वगैरह क्रिएट कीजिए, तमाम चीजें, तमाम स्कोप लाजिए, तब ना बच्चे आएंगे। ऐसे कैसे आएंगे? तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? आप सोच लीजिए, आप कल्पना कर सकते हैं इस बात को। तो अब आप, और मैंने बताया HDI में 3 आयाम, मैंने एजुकेशन क्या बताया, हेल्थ बनाया, एजुकेशन बताया। अब तीसरा मैं बता रहा हूँ, इनकम, यानी लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर क्या है, यानी एक तरीके से इनकम मैंने बताया ना, इनकम जो मैंने GDP बताया,
कि विश्व की हम चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था है, जीडीपी साइज हमारा बड़ा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम हमारा सालाना 2 लाख है और मंथली करेंगे तो वही 20,000 के आसपास आ जाएगा। तो एप्पल मोबाइल 50 लाख का आप कैसे खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे ना। 20,000 रुपया महीना, वो 50 लाख का कैसे? तो इंडिया कैसे आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी? नहीं आएगी ना। उसके बाद देखिए आप राजकोषीय घाटा हमारा 4.5% है। 4.5% राजकोषीय फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। कितना होना चाहिए? एफआरबीएम के एक्ट कितना कहता है? 2% के आसपास होना चाहिए, एफआरबीएम एक्ट करता है। उसके बाद आप करंट अकाउंट देख सकते हैं। करंट अकाउंट में 2 अकाउंट है, एक चालू खाता में, अरे सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप देखिए 2 खाता है। बैलेंस, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस, भुगतान संतुलन बोलते हैं हिंदी में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 खाता है, एक करंट अकाउंट है, दूसरा कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट में देखिए एक दृश्य वस्तु है, एक अदृश्य वस्तु। करंट अकाउंट में भी एक दृश्य और अदृश्य। दृश्य में क्या वस्तु आ जाती है, अदृश्य में सेवा आ जाता है, और भी रेमिटेंसेस वगैरह, रेमिटेंसेस जो भी विदेशों से पैसे वगैरह भेज जाते हैं। तो आप देखेंगे करंट अकाउंट में भी हम घाटे में चल रहे हैं। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए इकोनॉमी में, देख लीजिए इकोनॉमी का हाल क्या है। उसके बाद आप ये देख लीजिए जो सरकार कह रही है, मुझे तो लग रहा है कि देश में जैसे स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ गई है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? पहले रिसेशन आता है, रिसेशन में क्या होता है? मंदी में क्या होता है? बेरोजगारी पैदा होती है, और जब इसी मंदी में बेरोजगारी के साथ महंगाई बढ़ जाए तो बुरी स्थिति होती है, स्टैगफ्लेशन। मुझे तो लगता है स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति है। स्टैगफ्लेशन से और नीचे जाएंगे तो समझ रहे हैं क्या आ जाएगा? अवसाद जैसी स्थिति आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? अवसाद जिसके बाद अंतिम स्टेज इकोनॉमिक क्राइसिस, जो श्रीलंका में हुआ था। तो ये सब चीजों को गौर करना चाहिए। पहले क्या होता है? ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ से मान लीजिए कुछ कम हुआ, जैसे हम 100 मान लीजिए हमने सालाना 100 क्या उत्पादन किया 100 पैकेट ब्रेड का, फिर उसके बाद 10% बढ़ा, 110 पैकेट हमने ग्रोथ किया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है, ग्रोथ समझिए बड़ी। लेकिन जब वो अब 100 जो बेस ईयर 100 बनाया था, 110 चले गए, लेकिन 105 फिर 100 पे आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक स्लो डाउन बोलेंगे। फिर स्लो डाउन 3 महीना और अधिक रह गया तो उसको डिप्रेशन जैसी स्थिति बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन संकुचन जैसी स्थिति बोलेंगे। फिर 3 महीना, फिर 3 महीना और 6 महीना को लोअर हो गया, डिप्रेशन के बाद आ गया ये रिसेशन, आ गया रिसेशन 6 महीना ना, फिर 1 साल हो गया रिसेशन, यानी रिसेशन मंदी बोलते हैं। इसी मंदी में जब बेरोजगारी बढ़ जाए तो मंदी में क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ जाती है। फिर स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? रिसेशन होता है, बेरोजगारी प्लस इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है, स्टैगफ्लेशन। फिर उसके बाद क्या आता है? डिप्रेशन आता है, संकुचन ना, संकुचन के बाद फिर 6ठे नंबर पर इकोनॉमिक क्राइसिस। तो देश कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर ना बढ़ जाए, इस बात का हमें ख्याल करना है। हमारा कोर इन्फ्लेशन क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, फूड इन्फ्लेशन क्या है, तो सीपीआई का उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इन सबको हमें मेंटेन करके लेके चलना है। समझ रहे हैं ना? मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर यही होगा, देश की स्थिति आप समझ सकते हैं। हमें देश को आगे, हमें हर एक सेक्टर को मजबूत करना है ना। एमएसएमई कितना है, कितना वर्क कर रही है एमएसएमई सेक्टर वगैरह, तमाम चीजें। हमने कितने स्कूल कॉलेज खोले, कितने रोड्स बनाए, तमाम चीजें हैं। इन सबको गौर करना हमारा आम जनता का भी काम है। मैंने इकोनॉमिक पैसा भारत सरकार के पास कहाँ से आता है, कहाँ खर्च होता है, मैंने अपने इकोनॉमिक वाले वीडियो में बनाया है। एक उसको आप वीडियो 2 घंटे का, उसको आप देख लीजिएगा। उसका सारे टैक्स पैसा कहाँ से आता है, सरकार कहाँ खर्च करती है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है ना, चालू खाता घाटा क्या होता है, व्यापार ट्रेड घाटा क्या होता है, ट्रेड घाटा क्या होता है, मैंने सारा उसमें बताया है ना। तो और उसके बाद देखिए मैंने क्या बताया, एक चीज और, हाँ, पैसे के भी प्रकार होते हैं, जैसे टोकन मनी, टोकन जैसे कि मैंने पैसे दिया, बगल में टोकन दिया, तो मनी के भी कई प्रकार होते हैं, पूंजी कैपिटल के भी कई प्रकार होते हैं। ये सब तमाम चीज का नॉलेज होना चाहिए। कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं मालूम है आपको? पता करिए, इकोनॉमी कुछ पता ही नहीं है तो सारा पता। एजुकेशन जब लेंगे, जानकारी लेंगे, देश ऐसे ना डेवलप करेगा कि वैसे आपके तरीके से डेवलप होगा। आप खाली हिंदू मुस्लिम दिखाओगे मीडिया वाले, तो कैसे डेवलप करेगा? तो पढ़ना पड़ता है, नॉलेज लेना पड़ता है, तब होता है। अब मैंने इसका बता दिया, एसडीआई इंडेक्स बनाता है। और एक बताऊं, एसडीआई इंडेक्स के बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अभी हमारा जो सरकार जो कहती है हम 80 करोड़ लोगों को हम फ्री अनाज बांटते हैं। आप देखिए, फ्री अनाज बांटते हैं तो बताइए, हमारी कंट्री 130 देशों में हमारी रैंकिंग 105वीं आई है जनाब। अब बताइए 105वीं रैंकिंग, तो हम कैसे 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं? कहाँ से डेटा, क्या हो रहा है? तो एक जानकारी सही होनी चाहिए, एक सही फॉर्म में ग्राउंड लेवल पे काम होनी चाहिए। कहाँ काम हो रहा है? 130 देशों में 105वीं रैंकिंग, 127 देशों में 105वीं रैंकिंग है जनाब।
कैसे? एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लीजिए, आप बात करते हैं एयर क्वालिटी, विश्व में हम 5वें नंबर के प्रदूषण पॉल्यूटेड शहर हैं, हमारा एयर पॉल्यूट काफी खराब है। आप देख लीजिए WHO क्या कहता है, पीएम पार्टिकुलेटेड मैटर यानी PM 2.5 कॉन्सेंट्रेटेड सांद्रता 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब होना चाहिए, लेकिन आज भारत का कितना है, विश्व में 5वें नंबर के पॉल्यूटेंट फैलाते हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, का कितना है, 50 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। अब दिल्ली का जानते हैं जब आप जो इंडेक्स एयर क्वालिटी उसमें 108 बताया गया, 108 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब, लेकिन इस समय करीब 200 चल रहा है, आपसे 200 300 400 इस प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। अब सोच लीजिए तो कैसे डेवलप होगा, लोग बीमार नहीं होंगे, अस्थमा के मरीज नहीं होंगे, तमाम चीजें हैं। तो कैसे देश, हमें किस पे गौर करना है, किस चीज को आगे बढ़ाना है, उस सोच विचार होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नफरत नहीं होना चाहिए, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 कहता है, राज्य धर्म के नाम पे, मूल वंश के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, न राज्य करेगा ना राज्य के नागरिक करेंगे। जो ऐसा करता है उसको फिर पनिश किया जाएगा, राज्य पनिश भी करेगी। कोई छुआछूत, कोई भेदभाव का मसला नहीं होता, जैसे कि आर्टिकल 17 का था, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, कोई भी हिंदू मुस्लिम करके या जाति चमार, दलित दलित SC ST तो ब्राह्मण ठाकुर इस नाम पे, मतलब कि ये छोटी बिरादरी का था, इसके नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, जो समाज में जो देखा जाता है वो नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, इसीलिए SC ST एक्ट लाया गया है। तो तमाम चीज, इन सब चीज के बारे में जानना, कैसे जानेंगे जब नहीं पढ़ेंगे, नहीं अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देंगे, तो कैसे जानेगा, वो कैसे देश को डेवलप करेगा, है ना? तो ये सब चीजें हैं। और मैं अब एक चीज आप पता, NCRB का डेटा देखेंगे, NCRB का डेटा क्या कह रहा है, भारत में हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, 16 में हर भारत के में हर 16 मिनट में एक महिला का रेप, यानी हर 15 मिनट में कहें तो एक महिला का रेप, उसको बचाने के लिए क्या प्लान है? क्या अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें पहले ही आर्टिकल क्या कहता है, बलात्संग पे प्रतिबंध होगा, बलात्संग पर प्रतिबंध किया जाएगा, बलात्संग पे, फोर्स लेबर को प्रतिबंधित किया जाएगा। आप देख लीजिए, उसको देख लीजिए, वो कहता है, अरे सॉरी मैं क्या बोलूं, बलात्संग नहीं, मैंने क्या, एक मिनट फिर से मैं बता दूं, वो जो 22-23 आर्टिकल क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानव तस्करी और बलात्संग प्रतिबंधित होगा। मानव संघ में जब पुरुष या महिला का जो मानव तस्करी हो रहा है, ट्रैफिकिंग हो, महिला को या लड़कियों को पकड़ कर मतलब ले जाना, काम करवाना, जबरदस्ती काम कराना, उनके साथ रेप करना, या पुरुषों के साथ ले जाना, जबरदस्ती काम कराना, या बलात्संग फोर्स लेकर, या पुरुषों का किसी लड़कियों को लेकर काम कराना, जबरदस्ती काम कराना, बिना पैसे के बेगारी या कम पैसे देकर कराना, इन सब पे प्रतिबंध होना चाहिए, प्रतिबंध होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 23 आप पढ़ लीजिएगा, मैंने अगर गलत बात बोल दिया। और 24 क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में 24 क्या कहता है, 14 साल से कारखानों में, फैक्ट्रियों में, खान में, माइंस में, और जो संकट में स्थान है वहां पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पे नहीं लगाया जाएगा, वो भी गुनाह है। तो जो मैं बता रहा हूँ क्या गलत बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए, अगर मैंने गलत बताया तो आप चेक करिए, बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप। आई होप मेरी ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी आपको, तो मैं उम्मीद करता हूँ। तो जो हर NCRB डेटा जो कह रहा है कि 15 मिनट में लड़की होगा, हर 15 मिनट में 16 मिनट में एक रेप हो जा रहा है, आप NCRB का डेटा देख लीजिएगा। पिछले साल करीब 22-23 में तो करीब मतलब ये रिकॉर्ड आया कि 32,000 लड़कियों औरतों का रेप हो गया है, हर 16 मिनट में जो निकाला गया एवरेज 16 मिनट में रेप हो रहा है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानव तस्करी और मानव तस्करी कही है, मानव दुर्व्यवहार और बलात्संग पे प्रतिबंधित होगा, वही समझ रहे हैं ना। तो रेप हो जा रहा है, ये चीजें रोकना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, ये 23 का वायलेशन है। अब एक और NCRB के डेटा, यानी सड़क परिवहन मंत्रालय का, केंद्रीय सड़क परिवहन में NCRB ने एक डेटा जारी किया, वो क्या कह रहा है, भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों का एक्सीडेंट हो जाए रोड पर, जिसमें से 2 लाख व्यक्ति मारे जा रहे हैं सड़क एक्सीडेंट में। इसके लिए सरकार का क्या प्लान है, उस पर काम करना चाहिए। बल्कि नितिन गडकरी परिवहन मंत्रालय के जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष चेयरमैन बोलेंगे, चेयरमैन अध्यक्ष या चेयरमैन, जो भी नितिन गडकरी, उन्होंने बहुत अच्छा एक स्कीम लाया। उसमें उन्होंने बोला है कि अगर एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को अगर 1 घंटा
के अंदर हॉस्पिटल अगर पहुंचा दिया जाता है तो उसकी जान को लगभग बचाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि पुलिस वगैरह जो बचाने जाता है, पुलिस वगैरह उससे पूछताछ बहुत ज़्यादा करती है, तो उसको 1 घंटा के अंदर अगर हॉस्पिटल पर, उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। और उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी बचाने जाएगा उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी, बल्कि उसको भी प्रमोट किया जाएगा, उसको भी पैसे दिए जाएंगे। ये चीज़ें बातें हैं। और साथ ही साथ जिसका एक्सीडेंट हुआ, वो जो अथॉराइज्ड हॉस्पिटल है, जैसे आयुष्मान भारत वगैरह जो अथॉराइज्ड सरकार से, उसमें करीब 1.5 लाख तक का फ्री में इलाज करा पाएगा 7 दिनों तक। ये भी तो ये अच्छा लगा सुनकर। तो देश के डेवलपमेंट के लिए हमें सोचना है, देश को आगे बढ़ाना है, इस बारे में हमें सोचना है ना। तो आई होप मेरी ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय। और मैं अपने देश पे और देश के नागरिकों को ये संदेश देना चाहूँगा, सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल के रहें, अपना एकता बनाए रखें, अपनी एकता को तोड़े ना, आपसी सौहार्द बनाए रखें, सौहार्द बनाए, सहअस्तित्व की भावना हो, एक दूसरे का सहयोग करें, सहअस्तित्व की भावना, भाईचारा हो। और जैसा कि फंडामेंटल ड्यूटीज का पॉइंट नंबर 5 कहता है, भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हो, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथा का त्याग करो जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो इसको भी फॉलो करिए जनाब, ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज आपके हमारे भी हैं, तो ये ऐसा काम न करें। और उसके बाद देखिए आर्टिकल का जो डीपीएसपी में आर्टिकल 39 वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि राज्य क्या करेगा, सामाजिक कल्याण, राज्य क्या करेगा, राज्य महिलाओं, 39 का पॉइंट नंबर 1 ये कहता है, राज्य महिलाओं, पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के साथ लाइवलीहुड के नौकरी, आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा, खाने पीने के लिए रोजगार वगैरह देगा, एक तरीके से आजीविका के साधन होगा। दूसरा क्या कहता है, राज्य समाज के भौतिक संपत्ति का समान वितरण करेगा, राज्य समाज के भौतिक संपत्तियों का उचित वितरण करेगा। अब देखिए, आप देख सकते हैं इनकम इनक्वालिटी इंडेक्स में देख रहे हैं ग्राफ जो के की तरफ बना है, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। अडानी जी को एयरपोर्ट मिलेगा, एयरपोर्ट जो हवाई वाला है, फिर पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, गैस लाइन का मिलेगा ना, और नागरिक कहाँ जाएंगे, और रेलवे ना, तो अब जो रोजगार, सर गवर्नमेंट नौकरियां कम दिन पर हिंदुस्तान के 80% युवा बेरोजगार है। तो देश के डेवलपमेंट हमें कैसे करना है, ये हमें मीडिया का काम है, मीडिया को ये सरकार से बताना चाहिए, और सरकार से बताएगी तो निश्चित ही सरकार भी काम करेगी, ऐसा नहीं है। तो और हमारे यहाँ के नागरिकों की जब सोच भी अच्छी होगी, या वो ऐसा डिमांड करेंगे, तो सरकार कोई भी सरकार काम करेगी, ये बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। और हमें अपने देश को, देशवासियों को, सबको लेकर चलना है, साथ में आगे बढ़ना है। सभी हमारे हिंदुस्तान हिंदुस्तान के नागरिक, सभी भाई, आपस में एक दूसरे के भाई बहन ही हम लोग, कोई अलग नहीं है। धर्म जाति से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज के पार्ट 5 मैंने बताया, भारत के सभी नागरिकों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, और इसी नारे के साथ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। और देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे भी जो भी पाकिस्तान इंडिया का जो वार पहलगाम में जो ऑपरेशन में साथ दिया, बेबिका सिंह विंग कमांडर जो नौसेना की थे, थल सेना की, देखिए आपने देखिए कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी ने दिया ना, तो मुसलमान का साथ नहीं देता, इस तरीके से उन पर समझे करना ये गलत चीज़ें है ना। तो मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद। ठीक है, ओके।